दोस्तों, आज हम लोग टॉटोमेरिज्म का 4th लेक्चर देखेंगे। इसमें हम लोग क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। क्वेश्चंस में रहेगा क्या, कई सारे कंपाउंड्स रहेंगे जिनका इनॉलिक टॉटोमर हम बना सकते हैं और उन कंपाउंड्स के इनॉलिक टॉटोमर के परसेंटेज को कंपेयर करना रहेगा। ठीक है, हमने लास्ट क्लास में फैक्टर्स पढ़े थे जो इनॉलिक कंटेंट को कंपेयर करने में हमें मदद करें, उनको इफेक्ट करें। आपको याद होगा एक फैक्टर था एसिडिक नेचर ऑफ अल्फा एच या इनोलाइजेबल एच था ना। वो एसिडिक नेचर जितना ज्यादा होगा इनॉलिक कंटेंट उतना ज्यादा होगा, ये हमने बताया था आपको। दूसरा फैक्टर हमने पढ़ा था कि अगर हम इनॉल बनाते हैं तो इनॉल की स्टेबिलिटी कई कारणों से प्रभावित हो सकती है, जैसे एरोमेटिसिटी का फैक्टर हो सकता है, कंजुगेशन का फैक्टर हो सकता है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग का फैक्टर हो सकता है। ये सब फैक्टर अगर इनॉल की स्टेबिलिटी को प्रभावित कर रहे हैं तो इनॉल का परसेंटेज ज्यादा हो सकता है। ठीक है, इसके अलावा हमने सी डबल बॉन्डों के हाई बॉन्ड एनर्जी की भी चर्चा करी थी। सॉल्वेंट भी इफेक्ट डालता है, ये कैसे वो आज हम देखेंगे, लेकिन सर्वप्रथम बात को यहीं पर छोड़ते हैं और हम लोग क्वेश्चंस के जरिए कहानी को शुरू करते हैं। ठीक है, तो कंपेयर इनॉलिक कंटेंट, हम कुछ कंपाउंड्स दे रहे हैं आपको। जैसे मान लीजिए हमने एक कंपाउंड लिया, ये आपका है एसिटल्डिहाइड और ये आपका है एसीटोन कीटोन। ठीक है, ये एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। दोनों मोनोकार्बोनिल कंपाउंड है, एक ही कार्बोनिल ग्रुप है। मैंने लास्ट क्लास में आपको बहुत क्लियरली बताया था कि अगर कोई एक्सेप्शनल रीजन ना हो तो मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में इनॉल का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। याद है ना आपको, इन मोनोकार्बोनिल कंपाउंड मेनली एग्जिस्ट इन कीटो फॉर्म, मेनली एग्जिस्ट इन सी डबल बॉन्ड ओ फॉर्म। ठीक है, क्यों? एक रीजन तो बताया था कि सी डबल बॉन्ड ओ का जो बॉन्ड एनर्जी होता है वो जो ज्यादा होता है, इस वजह से सीओ वाले फॉर्म, कार्बोनिल वाले फॉर्म, कीटो वाले फॉर्म में स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, इस वजह से उसके इनॉल का परसेंटेज बहुत ही कम होता है। ये हमने बताया था आपको। तो ये दोनों का इनॉल बहुत कम है, ऐसा नहीं बोल रहे, ये दोनों का ही इनॉल बहुत कम है। पहले ये बात क्लियर कर लीजिए। ठीक है, अब बात आती है कि इन दोनों में कंपेयर करना है किसका इनॉल कम है और किसका ज्यादा। तो जरा हम इसका अल्फा एच हटाते हैं। तो जैसे हमने इसका अल्फा एच हटाया इनॉल बनाने के लिए, तो CH2 पे माइनस सी डबल बॉन्ड OH आया, अल्फा एच हटाया हमने। और यहां से जैसे हमने किया CH2 पे माइनस सी डबल बॉन्ड O CH3 बनाया। ठीक बात है। अब आप देख सकते हैं कि रेजोनेंस तो यहां भी हो रहा है, यहां भी हो रहा है, लेकिन ये मिथाइल जो है अपना प्लस आई लगा करके इस माइनस को ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है। मिथाइल का प्लस आई होता है, ज्यादा डीस्टेबलाइज कर रहा है इसके कंपैरिजन में। तो यानी कि ये माइनस चार्ज यहां के माइनस चार्ज से ज्यादा स्टेबल है, ये माइनस चार्ज यहां के माइनस चार्ज से ज्यादा स्टेबल है। तो अगर कंपाउंड का H+ हटाने के बाद कंजुगेट बेस बना, कंपाउंड का H+ हटाने के बाद कंजुगेट बेस बना, और जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। जिसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एसिडिक नेचर ज्यादा होती है। तो इसका कॉन्जुगेट बेस ये, इसका कॉन्जुगेट बेस ये, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है, इसकी स्टेबिलिटी कम है ड्यू टू दिस प्लस आई इफेक्ट। इस वजह से इसका एसिडिक नेचर इसके एसिडिक नेचर से ज्यादा होगा, और अगर इसका एसिडिक नेचर ज्यादा है इसके एसिडिक नेचर से, तो इसका मतलब इसका इनॉलिक कंटेंट फर्स्ट वाले का ज्यादा होगा। यानी कि हम कहना चाहते हैं इनॉलिक कंटेंट फर्स्ट वाले का ज्यादा हो गया। थोड़ा आपके रेफरेंस के लिए मैं आपको एक डेटा बता देता हूं। ये जो एसिटल्डिहाइड है बहुत कम होता है इसका इनॉलिक कंटेंट, ये तो हम कह ही चुके हैं। 10⁻⁻⁴% होता है, मेनली कीटो फॉर्म में 10⁻⁻⁴% हुआ इनॉल। और इसका इनॉल अगर बात करें तो ये और भी कम है, 10⁻⁻⁶% है। यानी कि दोस्तों ऐसे तो दोनों का इनॉल बहुत कम है, लेकिन फिर भी कायदे की बात, दिमाग में डालने वाली बात, एसीटोन के कंपैरिजन में एसिटल्डिहाइड का इनॉलिक कंटेंट
100 टाइम्स ज्यादा है तकरीबन। एसीटोन के कंपैरिजन में एसिटाल्डिहाइड का इनॉलिक कंटेंट 100 टाइम्स ज्यादा है। दो वजह शॉर्ट में अगर बोले तो फटाफट, इसका एसिडिक हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर इसके अल्फा एच के एसिडिक नेचर के कंपैरिजन में काफी ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं इस वजह से। पर दोनों मेनली कीटो फॉर्म में ही एग्जिस्ट करेंगे, क्योंकि अल्फा एच की एसिडिक नेचर दोनों जगह ना के बराबर है, दोनों जगह ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि कार्बन पर माइनस यहां भी है, कार्बन पर माइनस यहां भी, रेजोनेंस में जा रहा है, रेजोनेंस में जा रहा है माना। लेकिन आप जानते हैं कम इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज कम स्टेबल होता है, तो कार्बन पर माइनस है, कार्बन पर माइनस है, दोनों की एसिडिक नेचर कम है। और दूसरा सी डबल बॉन्डो मोनोकार्बोनिल है, मोनोकार्बोनिल कंपाउंड में कीटो फॉर्म यानी कि कार्बोनिल फॉर्म ज्यादा होता है, काफी ज्यादा होता है इनॉल से। इस बात को ध्यान में रखते हुए आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। दूसरा प्रश्न देखते हैं। जैसे मान लीजिए हमने ये लिया CH3 COCH3 एसीटोन, ठीक है, और हमने लिया CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। ये तो आपका एसीटोन है और ये आपका एसिटाइल एसीटोन है। किताब कहता है कि इनॉलिक कंटेंट इसका ज्यादा होगा। अच्छा, रीजन क्या है सर? मैं बताता हूं, बिल्कुल बताता हूं आपको। इसका इनॉलिक कंटेंट 76% है, और जबकि इसका इनॉलिक कंटेंट तो हमने लिखा ही है 10⁻⁻⁻⁶%। बहुत, इसके कंपेरिजन में तो बहुत आगे है वो। किसकी बात कर रहे हैं आप? इनॉलिक परसेंटेज की, इनॉलिक कंटेंट की। ठीक है सर, रीजन बताइए। बिल्कुल बताते हैं। देखिए भाई, इसके इनॉलिक कंटेंट की ज्यादा होने की 3 वजह है, बहुत स्ट्रांग रीजंस है। पहला, फर्स्ट रीजन, एसिडिक नेचर, हाई एसिडिक नेचर, हम लिख सकते हैं हाई एसिडिक नेचर। सेकंड रीजन है, अभी देखेंगे हम, रेजोनेंस, स्टेबलाइज्ड इनॉल। और थर्ड रीजन है इंट्रा मोलेकुलर H बॉन्ड इन इनॉल। लिख तो दिया मैंने, चलिए इसको समझाते हैं जरा। पहली बात, इसका हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर बहुत कम है, क्योंकि C से H हटाया, C पे माइनस, और यहां रेजोनेंस में गया, ये तो दिख रहा है हमें। इसमें H यहां से नहीं हटेगा, यहां से हटेगा। पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा। मतलब सर CH3 C डबल बॉन्ड O CH पे माइनस, C डबल बॉन्ड O CH3। समझ रहे हैं आप? अब देखिए, CH2 जब दो साइड से -M ग्रुप से जुड़ा रहा है तो ऐसे CH2 मिथिलीन, CH2 को मिथिलीन बोलते हैं, और जब दोनों साइड से -M ग्रुप से जुड़ा रहता है तो इसको बोलते हैं एक्टिव मिथिलीन। और ऐसे कंपाउंड्स हैविंग एक्टिव मिथिलीन आर हाईली एसिडिक। मतलब इसकी एसिडिक नेचर उससे ज्यादा है, क्योंकि यहां H इससे नहीं हटेगा, इससे हटेगा, इस कार्बन से H हटेगा मेनली। आप समझ जाइए कैसे। जैसे इस कार्बन से जैसे हमने H हटाया तो आप देखें ये दोनों तरफ से -M ग्रुप से जुड़ा हुआ है। ये -M की वजह से ये रेजोनेंस में इधर भी जा सकता है और इधर भी जा सकता है। ये दोनों ग्रुप -M की वजह से खींचेंगे, जिस वजह से इस माइनस चार्ज को काफी स्टेबलाइज करेंगे।
जिस वजह से इस हाइड्रोजन की एसिडिक नेचर काफी ज्यादा होगी। पहले तो चूंकि इसकी एसिडिक नेचर हाइड्रोजन की उससे काफी ज्यादा है, इस वजह से इसकी इनॉलिक कंटेंट उससे ज्यादा होगी। एक रीजन तो ये हो गया, फर्स्ट रीजन मुझे लगता है आपको क्लियर होगा। सेकेंड रीजन दोस्तों, जरा इसका इनॉल बनाते हैं हम इसका इनॉल बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। सेकेंड वाले का क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, CH3 C डबल बॉन्ड O, इससे H हटाते हैं दोस्तों, चलिए हटाया CH, और ये रेजोनेंस में इधर की ओर ले जाए तो ठीक बात है। हमने इसको ऐसे ले लिया C, ठीक है, और उसके बाद फिर OH, OH, और इस पे हमारा है CH3। देख लीजिए, यहां से H हटाया, यहां डबल बॉन्ड, यहां सिंगल बॉन्ड, और यहां H, CH डबल बॉन्ड C, CH3 और OH। समझ में आ रहा है आपको? अब देखो दोस्तों, अच्छे से देखना, ये कीटो में यहां कोई रेजोनेंस नहीं था ना, डबल बॉन्ड सिंगल सिंगल डबल, रेजोनेंस नहीं था। लेकिन जैसे हमने इनॉल बनाया तो डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, आप देख रहे हैं ये रेजोनेंस है ना, रेजोनेंस, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन इस डबल बॉन्ड के साथ रेजोनेंस में आ गया। तो यानी कि इनॉल इस रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज हो रहा है, आपको दिख रहा है। दूसरा, आपको एक चीज और दिखना चाहिए कि इस O और इस H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है, यहां एक हाइड्रोजन बॉन्ड हो रहा है। इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से इनॉल स्टेबलाइज हो रहा है। कैसे? हाइड्रोजन बॉन्ड का शर्त याद है आपको? दो शर्त है, एक तरफ तो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होना चाहिए, फोन, लाइक फोन याद होगा, फ्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, याद है ना, हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन है वो खुद भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा है। एक तरफ हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और दूसरी तरफ जो हाइड्रोजन है वो खुद भी एक हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट से जुड़ा हो, तो यहां जो आपका बन रहा है ये हाइड्रोजन बॉन्ड है, इंट्रामोलेकुलर है, एक ही मोलेकुल में है, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड। तो इन तीन कारणों से आपका इसका इनॉलिक कंटेंट ज्यादा होगा, काफी ज्यादा होगा, 76%। इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड इनॉल में, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनॉल, और दूसरा हाई एसिडिक नेचर। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है, अब इसको मैं मिटाऊंगा, आप इसको जरा नोट कर लीजिए, देख लीजिए अच्छे से। चलिए हम तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। एक ये कंपाउंड है, एक ये है, और एक ये है, ठीक है। हाँ, इनॉलिक कंटेंट कंपेयर करना है इसमें। यहां दोनों तरफ हाइड्रोजन है, यहां एक तरफ मिथाइल और एक H है, और यहां दोनों तरफ मिथाइल है, ठीक है। इनॉलिक कंटेंट के लिए अल्फा H हम यहीं से हटाएंगे H, क्योंकि एक्टिव मिथिलीन बनेगा। देख रहे हैं आप, यहां भी एक्टिव मिथिलीन है, यहां भी एक्टिव मिथिलीन है, तो H हटेगा यहां से, यहां से, यहां से, सिंपल बात है, ठीक है। अब उसके बाद सर हम देख पा रहे हैं, एक बार लिख के ही देख लेते हैं, जब हम इसका कॉन्जुगेट बेस बनाए तो हमारा ये आ रहा है, इसका कॉन्जुगेट बेस बनाए ये आ रहा है, और जब हमने इसका कॉन्जुगेट बेस बनाया ये आ रहा है, ठीक है दोस्त। हाँ, रेजोनेंस तो हर केस में दोनों साइड में है। हाँ, एक बात जरूर कह सकते हैं कि यहां मिथाइल है एक तरफ से प्लस आई ग्रुप, और यहां मिथाइल दोनों तरफ है प्लस आई, यहां भी यहां भी, तो दोनों तरफ से दे करके इस माइनस को ज्यादा डिस्टेबलाइज कर रहा है, ये एक तरफ से देके थोड़ा कम डिस्टेबलाइज कर रहा है, और यहां ना के बराबर दे रहा है, तो ये इन तीनों में सबसे ज्यादा स्टेबल हुआ। सबसे ज्यादा स्टेबल ये, तब ये स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये हुआ। तो जो कंजुगेट बेस की स्टेबिलिटी का ऑर्डर हुआ वही इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर हो गया, और जो इनके एसिडिक नेचर का ऑर्डर हुआ वही इनके इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर हुआ। सिंपल बात, सिंपल भाषा में अगर बोले तो इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर यही है, इनॉलिक कंटेंट, ठीक है। और अगर हम
परसेंटेज लिख दें इनॉलिक कंटेंट, देख लीजिए ऐसा नहीं है, आपको परसेंटेज याद नहीं करना, पर थोड़ा सुविधा लगता है, थोड़ा अच्छा लगता है देख करके, और अगर ज्ञात हो तो बढ़िया है कि किसका परसेंटेज कितना है ना, पर रटने की आवश्यकता नहीं है। हाँ ये तो आपको ध्यान है अच्छे से, अभी बात किया था हमने 76% ये है, यही था, तो था अभी कुछ देर पहले हमने डिस्कस किया था सेकंड क्वेश्चन में। ये बढ़ जाएगा क्योंकि इसका एसिडिक नेचर ज़्यादा है, तो 76 की जगह ये 80% होता है, और ये और बढ़ जाता है, ये 84% होता है। ये दोनों ये सारे एग्जाम्पल है डाई कार्बोनिल। डाई कार्बोनिल में हमें पता है डाई कार्बोनिल का अल्फा, ये जो एसिडिक है नेचर वो ज़्यादा है यहाँ पर, उसके अलावा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड बनेगा इनॉल, उसके अलावा इन सभी में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इनॉल में, इस वजह से इनका परसेंटेज ज़्यादा है। पर इन तीनों में वो सारे फैक्टर्स कॉमन हैं, जो अंतर आना है वो सिर्फ इन तीनों की एसिडिक नेचर के आधार पर आना है। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। ये तो अपना है ही, हमने एक यहाँ फिनाइल लिया और इस केस में हमने दोनों तरफ फिनाइल लिया। ठीक है दोस्तों, अब सबसे पहले मैं आपको बता दूं, आंसर मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर जो है, इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर 3 2 1 है। ठीक है, 3 2 1 क्यों, देख लेंगे हम। इसका इनॉलिक कंटेंट 76% है, इसका इनॉलिक कंटेंट किताब लिखता है 89%, 89%, और इसका इनॉलिक कंटेंट कुछ बुक्स लिखते हैं 96%, कुछ बुक्स में 96% है, और कुछ बुक्स जो है वो नियरली 100% भी लिखते हैं, नियरली 100%, कुछ में 96% भी है जिक्र। तो डेफिनेटली आप मान के चलो नियर अबाउट ये 100% है। ठीक है, नियर अबाउट 100 मान लो इसको। अब कैसे है सर, देखते हैं। देखो अल्फा एच का एसिडिक नेचर तो एक्टिव मिथिलीन सब में है, पक्का है ना। हम एक काम करते हैं, हम इन तीनों का इनॉल बनाते हैं, इनॉल बनाते हैं। तो चलो भाई, हमने इसमें इनॉल बनाया, देखिएगा जैसे यहां से छटाया, ठीक है, और ये O डबल बॉन्ड O, इनॉल बनाना तो आपको आ गया होगा, काफ़ी उस पर काम हम लोगों ने कर लिया है। ठीक है, और ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है जिसकी हम चर्चा करते आए हैं। ठीक है ना, इस केस में आते हैं हम लोग। हाँ, मान लीजिए इस केस में यहाँ से इधर भी रेजोनेंस करके इनॉल बना सकता है, इधर भी बना सकता है। ठीक है, तो सपोज करिए कि मान लीजिए यहाँ से छटाया, इधर बनाया, तो ऐसे, और O H, ठीक है, और यहाँ कौन है, बेंजीन। ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहाँ भी हो रहा है ना। अब देखिए इससे इसका इनॉल क्यों ज़्यादा है, क्योंकि कहता है कि इसके इनॉल में रेजोनेंस ज़्यादा है। कैसे ज़्यादा है, देखिए यहाँ क्या था, डबल सिंगल, कार्बन डबल बॉन्ड O, सिंगल बॉन्ड, और कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, आपका रेजोनेंस वाला ये पार्ट था, इतना, दो डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस था। यहाँ अगर देखें तो डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, यहाँ कॉन्जुगेशन ज़्यादा एक्सटेंडेड है, आप देख सकते है ना। डबल सिंगल डबल सिंगल, बेंजीन का डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, तो ज़्यादा एक्सटेंडेड हो गया। इस केस में करेंगे अगर हम, तो एक्सटेंडेड रेजोनेंस और ज़्यादा होगा, क्योंकि इधर भी बेंजीन है, इधर वाला भी रेजोनेंस हो जाएगा, और इधर भी बेंजीन है, इधर के साथ भी रेजोनेंस हो जाएगा। तो इस वजह से एक्सटेंडेड कंजुगेशन इसमें और ज़्यादा मिलता है। इस वजह से इसका इनॉलिक, जब दोनों तरफ फेनाइल लगा हुआ हो, दोनों तरफ बेंजीन का रिंग जुड़ा हुआ हो, तो इसका इनॉलिक कंटेंट और ज़्यादा होता है। आपको समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगर मान लीजिए सवाल ऐसा रहा, ये और ये क्वेश्चन, ठीक है। तो अगर हमने ये क्वेश्चन लिया, फिर से हम वही करते हैं, इनॉल बना लेते हैं जरा इसका। तो जैसे हमने इनॉल बनाया इसका, ये है, और जब इसका इनॉल बनाया यहां पे बेंजीन रिंग है, देखिए। अब मेरा क्या कहना है, ये डबल बॉन्ड हमें इस सी डबल बॉन्ड ओ से भी स्टेबलाइज दिख रहा है और इस बेंजीन से भी स्टेबलाइज दिख रहा है, पर यहां ये डबल बॉन्ड ओ और ये डबल बॉन्ड के बीच में रेजोनेंस है, इस बेंजीन के साथ तो रेजोनेंस है नहीं इसका, तो डेफिनेटली इस इनॉल की स्टेबिलिटी ज्यादा है। इसके अलावा एक और चीज है जो हम देख सकते हैं, जब H आप हटाएंगे यहां से इनॉल बनाने के लिए, तो जो माइनस आएगा यहां जो माइनस आएगा वो इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, इधर भी रेजोनेंस में जा रहा है, और माइनस सिंगल बॉन्ड और बेंजीन के साथ रेजोनेंस हो रहा है। तो इसका एसिडिक H का एसिडिक नेचर ज्यादा है, अल्फा H का, ये वाला H का एसिडिक नेचर इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, क्योंकि इस बेंजीन पीएच के साथ तो इस माइनस का रेजोनेंस आ नहीं रहा है, और इस माइनस का रेजोनेंस इस डबल बॉन्ड के साथ भी आ रहा है, इस डबल बॉन्ड के साथ भी आ रहा है, और इस बेंजीन के साथ भी आ रहा है। तो इसका हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर इससे ज्यादा है। एक चीज तो ये हो गया जिस वजह से इसका इनॉलिक कंटेंट ज्यादा होगा। दूसरा, हम ये भी देख पा रहे हैं कि इसके इनॉल की भी स्टेबिलिटी ज्यादा है इसके इनॉल से, क्योंकि यहां के केस में अगर हम देखें तो ये बेंजीन इसके साथ कॉन्जुगेशन में है, लेकिन ये वाला बेंजीन इस डबल बॉन्ड के साथ कॉन्जुगेशन में नहीं है, इसलिए ये इनॉल की स्टेबिलिटी इस इनॉल से ज्यादा है। तो डेफिनेटली अगर इनॉलिक कंटेंट की बात करें, तो इस क्वेश्चन में हम कह सकते हैं 1 ग्रेटर देन 2, ऐसे लिख देते हैं, क्वेश्चन में कंफ्यूजन ना रहे, 1 ग्रेटर देन 2, ठीक है। नोट कर लीजिए आप, मैं इसको रब करूंगा। चलिए दोस्त, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। जैसे मान लीजिए एक ये कंपाउंड है, यही अपना पुराना वाला एसिटाइल एसीटोन। एक क्वेश्चन हम ये लेते हैं, ठीक है, एक हमने ये ले लिया। जब इसका तीनों का इनॉलिक कंटेंट हम कंपेयर करने जाते हैं, पहली बात तो H कहां से हटेगा आपको क्लियर है, बीच वाले से हटेगा, क्योंकि बीच से हटेगा तो दोनों तरफ रेजोनेंस में जाएगा, ठीक है। एक्टिव मिथिलीन है। एक काम करते हैं, हम पहले एसिडिक नेचर के लिए अल्फा H हटा ही देते हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने हटाया तो यहां माइनस आया, इसमें से हटाया तो ये माइनस यहां, इससे जब हटाया ये आपका माइनस, ठीक है ना। अब देखते हैं जरा किस केस में माइनस ज्यादा स्टेबल होगा। जिस केस में माइनस ज्यादा स्टेबल होगा वो वाले उस कंपाउंड का एसिडिक नेचर ज्यादा होगा, और जिसका एसिडिक नेचर ज्यादा होगा उसका इनॉलिक कंटेंट ज्यादा होगा। सिंपल सी बात है। सर एक्टिव मिथिलीन है और यहां ये माइनस चार्ज हम देख पा रहे हैं, ये इस साइड में भी रेजोनेंस में जा रहा है और इस साइड में भी जा रहा है। माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, कॉन्जुगेशन है, रेजोनेंस में जा रहा है। यहां थोड़ा अच्छे से समझना है दोस्त, मेरा क्या कहना है, कई लोग कंफ्यूज होते हैं। ये माइनस चार्ज यहां ज्यादा स्टेबल है इस क्वेश्चन में,
और इसमें कम स्टेबल है ये माइनस, और उसमें और कम स्टेबल है। ठीक है, क्यों, ऐसा क्यों? दो तीन तरह से मैं आपको समझाता हूं। यहां ये OCH3 के होने की वजह से ये कम स्टेबल क्यों है। एक रीजन तो बुक्स में लिखा रहता है कि ईस्टर में जो O का जो लोन पेयर है उसका इफेक्टिव रेजोनेंस C डबल बॉन्ड O के साथ होता है। ईस्टर ग्रुप अपने आप में ही बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस करता है। उससे क्या हुआ, जब ये अपने आप में बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस करेगा तो ये डबल बॉन्ड इस माइनस के साथ बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस के लिए रेडी नहीं है। इसका इफेक्टिव रेजोनेंस इधर हो रहा है, जिस वजह से इस डबल बॉन्ड का माइनस चार्ज इस माइनस चार्ज के साथ बहुत इफेक्टिव रेजोनेंस नहीं हो रहा है। ये बहुत ज़्यादा इस माइनस को स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा है। आपको ये समझना पड़ेगा। एक रीज़न तो मैंने दिया, मेरे पास और भी तरीके हैं, मैं और आपको दूसरे तरीके से भी समझाता हूँ। देखो, सिंपल सी बात यह है कि ये O खींच रहा है तो डेफिनेटली इस पर जो ये बॉन्ड टूटेगा, पोलराइज होगा, तो आप देख सकते हो, मैं करके दिखाता हूं आपको। ये जैसे बॉन्ड पोलराइज होगा ऐसे ऐसे की ओर, तो इस पर आएगा ये प्लस और यहां माइनस। यहां भी बॉन्ड पोलराइज होगा तो ये आएगा प्लस माइनस। ठीक है, अब मेरी बात समझिए। ये मिथाइल जो है प्लस आई लगा के इस प्लस को स्टेबलाइज करेगा। प्लस आई लगाएगा, इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन दे करके इस प्लस को स्टेबलाइज करेगा। इसको इलेक्ट्रॉन की कमी है, लेकिन यहां O का लोन पेयर यहां रेजोनेंस करके इस प्लस को स्टेबलाइज करेगा। ये O का लोन पेयर रेजोनेंस कर रहा है यहां, और ये मिथाइल प्लस आई लगा रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, ये ज्यादा इसको स्टेबलाइज कर देगा, इसकी प्लस को काफी स्टेबलाइज कर देगा, तो इसकी खींचने की ताकत कम हो जाएगी। मानते हो ना, ये प्लस काफी घट गया, इसने इलेक्ट्रॉन दिया ऐसे, तो ये प्लस घट गया, ये उतना नहीं घट पाया, यहाँ प्लस ज्यादा है रह गया, यहाँ घट गया। तो जब ये घट गया तो ये उतना ताकत से नहीं खींचेगा, ज्यादा ताकत से कौन खींचेगा, ये खींचेगा, ये तो ये खींचेगा, तो माइनस को ज्यादा घटाएगा, यहाँ उतनी ताकत से नहीं खींचेगा, ये माइनस थोड़ा बचा रह जाएगा, उतना नहीं घटेगा। ऐसे आप समझ सकते हो। जब ये ज्यादा घट गया तो ये माइनस ज्यादा स्टेबल हो गया, यानी कि OCH3 के साथ जो ये ग्रुप है आप देख रहे हैं, ये इसको उतनी ताकत से नहीं खींच पाएगा जितनी ताकत से ये खींच रहा है, जिस वजह से ये आपका ज्यादा स्टेबल है और ये आपका कम स्टेबल। बात समझ में आ रहा है ना? हाँ, दूसरा एक एंगल और मैं दिखाता हूं, बहुत वो एंगल अगर केमिस्ट्री की भाषा में आपको नहीं समझ में आती तो चलो इसी भाषा में देखो, समझो। ये भाषा ज्यादा आसानी से आपको समझ में आ सकती है। देखो, ऐसे समझो। देखो, मान लो ये C डबल बॉन्डो एक शिक्षक है, ठीक है, ये C डबल बॉन्डो एक शिक्षक। अब इस शिक्षक के पास यहां दो छात्र, एक ये वाला O वाला छात्र और ये माइनस वाला छात्र। ये C डबल बॉन्डो इस O के लोन पेयर के साथ भी रेजोनेंस में दिख रहा है, और ये C डबल बॉन्डो इस माइनस के साथ भी रेजोनेंस में दिख रहा है। इस शिक्षक के पास सिर्फ ये छात्र है, ये छात्र। तो जब एक शिक्षक के पास ये ही एक छात्र है, तो ये शिक्षक ज्यादा ध्यान इस छात्र पर देंगे बनिस्पत अगर इन शिक्षक के पास अगर ये दो छात्र है तो ये इस छात्र पे ध्यान देने के अलावा इस छात्र पर भी ध्यान देंगे। आप ऐसे समझ सकते हो। तो डेफिनेटली इन शिक्षक का ध्यान इस छात्र पर कम होगा यहां के बनिस्पत, क्योंकि ये इस पर भी अपना रेजोनेंस कर रहे होंगे, इस पर भी अपना ध्यान दे रहे होंगे। तो डेफिनेटली इस पर ध्यान बटा घटा, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी इससे ज्यादा है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया होगा। और यहां तो दोनों तरफ OCH3 है, तो यहां रेजोनेंस और घट गया और कम स्टेबलाइज हुआ। सिंपल सी बात कहें, जो पहली बात बोले थे, ईस्टर अपने आप में ज्यादा इफेक्टिव रेजोनेंस करता है। ये इधर अपना रेजोनेंस करके बहुत खुश है, ये इधर अपना रेजोनेंस करके बहुत खुश है, तो इस माइनस को इफेक्टिव रेजोनेंस न इधर से मिल रहा है राइट से न लेफ्ट से, यानी कि इसको तकरीबन ना के जैसा रेजोनेंस मिल रहा है। क्या बात कर रहे हो सर? बिल्कुल। इस वजह से इसका इनॉलिक कंटेंट बहुत घट जाता है दोस्तों, बहुत घट जाता है, 10⁻³ के रेंज में आ जाता है। और एक तरफ जब OCH3 है और एक तरफ मिथाइल है, ये भी घटा, क्योंकि OCH3 ने घटाया, उसके रेस्पेक्ट में काफी घट गया। ये 8% के आसपास इसका इनॉलिक कंटेंट होता है, और ये तो अपना प्यारा वाला, ये वाला हम इनकी बात कर रहे हैं यहाँ, तो इसका तो इनॉलिक परसेंटेज 76% है ही।
तो आप देख लीजिए ऑर्डर बहुत क्लियर है। क्या ऑर्डर आया बताओ आप? इसका ऑर्डर आ गया 1 सबसे ज़्यादा, तब 1 के बाद 2 है, और 2 के बाद फिर क्या है? 3। ठीक है ना? ये फैक्टर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम इस क्वेश्चन पे आते हैं। ये थोड़ा क्वेश्चन हल्का सा उलझाता है, पर ये फिनार में दिया हुआ क्वेश्चन है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। IL फिनार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की एक अच्छी बुक है। हाँ जी, बताया जाए क्या है ये? हाँ, ये आपका क्वेश्चन है। प्रॉब्लम क्या है इस क्वेश्चन में, पहले समझते हैं इन दोनों का इनॉलिक कंटेंट। प्रॉब्लम ये है बच्चे, आप ये बताएं जरा, ये जब कंपाउंड है ये वाला, ये नहीं रहता तो इसका इनॉलिक कंटेंट कितना रहता? आपको ध्यान है ना, 76%। अगर ये ऐसे रहता तो, और अगर ये नहीं रहता तो कितना है? अभी तो किया है सर, अभी तो किया है, कितना? 8%। ये 76% वाला, ये 8% वाला। ठीक है, जब यहां मिथाइल लग गया, माइनस चार्ज, तो ये इसके इनॉलिक कंटेंट को मिथाइल अपने प्लस आई की वजह से, यहां जो माइनस चार्ज है इसको क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। ये मिथाइल प्लस आई लगा करके क्या करेगा? डिस्टेबलाइज करेगा। तो ये इसके इनॉलिक कंटेंट को 76 से घटाएगा। ये मिथाइल की वजह से इनॉलिक कंटेंट घटेगा, 76 से घटेगा। ठीक है, और यहां जो माइनस आएगा एसिडिक नेचर की वजह से, ये माइनस सिंगल बॉन्ड और बेंजीन का पूरा सिस्टम के साथ रेजोनेंस, तो डेफिनेटली ये इसकी इनॉलिक कंटेंट को बेंजीन क्या करेगा? बढ़ाएगा। तो ये 8 से बढ़ाएगा ये, और ये 76 से 76 से ये घटाएगा। अब प्रॉब्लम ये है ना, फंस जाता है दोस्त, प्रॉब्लम ये है जो शायद अगर डेटा ना रहे तो इस क्वेश्चन को थोड़ा कर पाना मुश्किल है, पर चूंकि अच्छा क्वेश्चन है इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इसको ध्यान रखें, चाहे जैसे करें इसको आप करें जरूर। लेकिन 76 से ये घटता है, 8 से ये बढ़ता है। प्रॉब्लम ये है कि सर ये ज़्यादा घटा देगा या ये 8 से ज़्यादा बढ़ा देगा, ये सोचने लायक है। अब कई बार जनरली हम लोग बेंजीन देख करके हम लोग कहते हैं कि सर ये 8 से काफ़ी बढ़ जाएगा, पर इसी वजह से ये क्वेश्चन गलती होने की गुंजाइश ज़्यादा रहती है। अब थोड़ा इसको आप ध्यान रखें, मैं चाहूँगा आप ध्यान रखें। ये 76 से घटाता है मिथाइल, लेकिन ये 44% किताब कहता है इसका इनॉलिक कंटेंट होता है, और ये 8% से ये फिनाइल बढ़ाता है, लेकिन ये 32% पर ही लेके जाता है। इस वजह से इनॉलिक कंटेंट मैं बोलूँगा आपको कि इस केस में आप ध्यान रखें, फर्स्ट का इनॉलिक कंटेंट सेकंड से ज़्यादा है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, जरा हम इस क्वेश्चन को देखते हैं। सिंपल है, इस क्वेश्चन को देखिए जरा। अगर हमने ये क्वेश्चन लिया, हमको इन दोनों का इनॉलिक कंटेंट कंपेयर करना है, तो ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन हटाते हैं, अल्फा H हटाते हैं, देखते हैं। तो दोस्तों जब यहां से H हटाया हमने तो यहां माइनस आया, भाई वही H हटाओगे ना जो रेजोनेंस में जाएगा। हाँ ठीक है, और यहां से H हटाया तो यहां माइनस आया। अब अगर हमें साफ साफ दिख रहा है H हटाने पे कार्बन पे माइनस जो रेजोनेंस में जा रहा है, H हटाने पे नाइट्रोजन पे माइनस जो रेजोनेंस में जा रहा है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव पर नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल है। इसका मतलब इसका कॉन्जुगेट बेस ज्यादा स्टेबल है इसके कॉन्जुगेट बेस से, इस वजह से इसकी एसिडिक नेचर इससे ज्यादा है ना, इसकी एसिडिक नेचर इससे ज्यादा है। ज्यादा नहीं बोलूंगा मैं, सीधे जब इसकी एसिडिक नेचर इससे ज्यादा है, इस वजह से इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर ये आ गया। सेकंड का इनॉलिक कंटेंट फर्स्ट से ज्यादा है। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। जरा इसी तरह का एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम आपको लास्ट क्लास में सिखा रहे थे टॉटोमर बनाना, तो मैंने आपको बताया था इन ऐसे केसेस में
पैरा टॉटोमेरिज्म होगी और H यहां से हटेगा, यहां भी H यहां से हटेगा, आपको याद है ना। हाँ, तो चलिए इसका इनॉल बनाने के लिए यहां से H हटाते हैं। यहां आएगा माइनस, यहां से H हटाया हमने, पक्का, ठीक है। अब देखिए कई बार हम लोग इस तरह से करेंगे, सर यहां भी तो आपका कार्बन पे माइनस आया है और यहां नाइट्रोजन पे माइनस आया है, तो जैसा आपने इस केस में बताया था इसका इनॉलिक कंटेंट इससे ज्यादा होना चाहिए, लेकिन नहीं दोस्त, इस केस में इनॉलिक कंटेंट इसका ज्यादा हो जाता है। अच्छा, उससे अलग, हाँ जी बिल्कुल। ऐसा क्यों सर, बताता हूं। देखो इस कंपाउंड में आपको साफ साफ दिख रहा है, ये वाला पोजीशन जो आप देख रहे हैं, ये वाला पोजीशन वो sp3 है। तो ये जो कंपाउंड है कीटो कंपाउंड, वो नॉन एरोमेटिक है, नॉन एरोमेटिक। यहां रेजोनेंस टूट रहा है भाई। देखो मैं फिर से एक बार बता दूं, टॉटोमेरिज्म सही से पढ़ने के लिए आपको जीओसी यानी कि रेजोनेंस, एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शंस नहीं, एरोमेटिक कैसे पहचाने, एरोमेटिक कौन है, कौन एंटी एरोमेटिक है, कौन नॉन एरोमेटिक, ये बिल्कुल आना चाहिए। एसिडिक नेचर बेसिक नेचर कैसे देखा जाए ये आना चाहिए, तभी हम लोग सीख सकते हैं। हाँ, तो सर ऐसा है, यहां से छटाया, यहां पर माइनस आया, यहां से छटाया, यहां माइनस आया, ये रेजोनेंस यहां टूट रहा है तो ये नॉन एरोमेटिक है। लेकिन दोस्तों यहां रेजोनेंस टूट नहीं रहा है, नाइट्रोजन पर लोन पेयर है, लोन पेयर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, ये sp2 कार्बन है, रेजोनेंस होगा पूरे साइकिल में, फिर सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, मतलब पूरे साइकिल में कंजुगेशन हो रहा है। और अगर देखें ध्यान से इलेक्ट्रॉन, तो ये बॉन्ड पोलराइज ऊपर की ओर है, तो यहां प्लस होगा, यहां माइनस, इसके इलेक्ट्रॉन को काउंट नहीं करेंगे। हकल के अकॉर्डिंग कितने इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4 और 2 6, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इस वजह से ये कौन सा कंपाउंड हो गया, देखो भाई, इसका कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड नॉन एरोमेटिक है, ये कार्बोनिल ग्रुप वाला कंपाउंड एरोमेटिक है। जब इसका H हटाते हैं, कंजुगेट बेस बनाते हैं, तो अब यहां रेजोनेंस हो गया, 2, 2 4 और 2 6, ये एरोमेटिक हो गया। और ये भी एरोमेटिक, कैसे एरोमेटिक, देखो ना, माइनस में 2 इलेक्ट्रॉन, 2, 2 4 2 6, माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, sp2 कार्बन सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, पूरा रेजोनेंस हो रहा है। तो अब यहां भी एरोमेटिक, यहां भी एरोमेटिक। अब समझना है ऐसे, आप समझिए, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना, कम स्टेबल से ज्यादा स्टेबल बना, और यहां एरोमेटिक पहले भी था। ये सर ये एरोमेटिक है माना, लेकिन ये पहले भी एरोमेटिक था, पहले भी खुश था। एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादा स्टेबल होते हैं, पहले भी ये खुश था, अब बाद में भी ये इनॉल बना तब भी खुश होगा H हटाने के बाद। लेकिन ये पहले नाखुश था, नॉन एरोमेटिक था, बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं था। अब बहुत ज्यादा स्टेबल नहीं था, वहां से अगर ये H हटा रहा है तो बहुत ज्यादा स्टेबल बन रहा है, तो ये तो तुरंत H हटाना चाहेगा ना। क्यों, अगर एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है, H+ हटाने के बाद एरोमेटिक बन जा रहा है, तो ये जल्दी से जल्दी H+ हटाना चाहेगा। तो जैसे ही H+ जल्दी से जल्दी हटाना चाहेगा, H हटेगा तो इनॉल बनेगा। यानी कि इसका ये वाला H का एसिडिक नेचर ज्यादा है, भले ये कार्बन पे ही क्यों ना माइनस हो, इसके वाले H का एसिडिक नेचर ज्यादा है इसके कंपेरिजन में, इस वजह से इसका इनॉलिक कंटेंट इससे ज्यादा है। आप नोट कर लें जरा इसको जल्दी से। चलिए दोस्तों देखते हैं जरा 10th क्वेश्चन। जैसे मान लीजिए बीटा कीटो एसिड है, कार्बोक्सिलिक एसिड अल्फा बीटा, बीटा कीटो एसिड है, और बीटा कीटो ईस्टर है, ठीक है, बीटा कीटो एसिड बीटा कीटो ईस्टर। देखो भाई ऐसा है, इसमें ज्यादा एसिडिक हाइड्रोजन तो ये है, लेकिन इसके हटाने से इनॉल तो बनेगा नहीं भाई, हमें तो इनॉलिक कंटेंट बनाना है ना। तो H हम वहां से हटाने की बात नहीं करें, इनॉल की हम यहां से हटाने की बात करें, ठीक है। तो जैसे इनॉल बनाने के लिए आपने H हटाया यहां से, अब आपको एक चीज समझना पड़ेगा। पहली बात आप ऐसे समझें, कई तरीके हैं, OH का OR से OCH3 से +R टेंडेंसी ज़्यादा होता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान होगा।
कि OH का प्लस आर ज़्यादा होता है। तो जब प्लस आर ज़्यादा होता है, अगर हम ये बात समझ रहे हैं, तो जो ये बॉन्ड पोलराइज होगा तो यहाँ डेल्टा प्लस प्लस और यहाँ माइनस आएगा। इस प्लस को ये ज़्यादा रेजोनेंस की वजह से स्टेबलाइज करेगा, ये अपने लोन पेयर की वजह से थोड़ा कम स्टेबलाइज करेगा। तो ये ज़्यादा जब स्टेबलाइज होगा तो इसकी खींचने की ताकत क्या होगी? कम होगी। इसकी खींचने की ताकत ज़्यादा होगी। तो उस हिसाब से अगर हम बात करें तो डेफिनेटली हम कह सकते हैं कि इसका इनॉलिक कंटेंट इससे ज़्यादा होगा। फिर से एक बार सर, आप ऐसे देखो, एक तो मैंने बोला OH का OR से प्लस आर ज़्यादा होता है, तो जैसे ये प्लस आर ज़्यादा लगाएगा तो इस डेल्टा प्लस, यहाँ डेल्टा प्लस घट जाएगा, यहाँ डेल्टा प्लस कम घटेगा, कम दे रहा है, ये ज़्यादा दे रहा है, डेल्टा प्लस घट गया। तो जब ये डेल्टा प्लस घट गया ज़्यादा, तो ये कम खींचेगा, ये ज़्यादा खींचेगा, ज़्यादा खींच के ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा। इन दोनों की बात कर रहे हैं तो ये ज़्यादा स्टेबलाइज करेगा, तो इसका इनॉलिक कंटेंट इससे ज़्यादा है। दूसरा एक और तरीके से आप समझ सकते हैं, आप मुझे बताओ OH का OR से ज़्यादा क्यों है? OH का OR से ज़्यादा प्लस आर क्यों है, ये बताइए सर। अब आप देखो जरा, जब हम OH लिखते हैं तो O की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी? ऑक्सीजन की 3.5 और हाइड्रोजन की 2.1 है ना, और यहाँ O की 3.5 और कार्बन की 2.5। तो O और C और O और H में ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कहाँ है? O और H के बीच में है कि नहीं, बताओ आप। तो ये यानी कि ज़्यादा पावरफुली खींचेगा, इससे ये थोड़ा कम पावरफुली खींचेगा, ऐसे कह सकते हैं हम। तो जब ज़्यादा पावरफुली इससे खींचेगा, O पर माइनस चार्ज ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा होगी इसके कंपेरिजन में, तो ज़्यादा अच्छे से दे पाएगा, तो इस प्लस को ज़्यादा स्टेबलाइज कर पाएगा। जब ये प्लस ज़्यादा स्टेबलाइज होगा तो ये कम खींचेगा, और ये प्लस कम स्टेबलाइज हुआ तो ज़्यादा खींचेगा। जब ये ज़्यादा खींचेगा तो ये माइनस ज़्यादा स्टेबल होगा, इस वजह से इसका इनॉलिक कंटेंट इससे ज़्यादा है। मेरा ख्याल है आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो बीटा कीटो एसिड और बीटा कीटो ईस्टर में बीटा कीटो ईस्टर का जनरली ज़्यादा होता है इनॉलिक कंटेंट। मैं सारे वैरायटी के क्वेश्चंस ले रहा हूं ताकि अगर आप कवर कर लें इसको तो फिर आपको इनॉलिक कंटेंट में प्रॉब्लम नहीं हो, इसलिए आप हर चीज़ को अच्छे से समझें। मान लीजिए क्वेश्चन ये हम लेते हैं, ठीक है। अब आप एसिडिक नेचर कंपेयर करेंगे या इनॉल बना लें, जो करना है दोनों में कर लें, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से H हटाएं माइनस, आप तो इसमें जानते हैं कि यहाँ से H हटाएंगे माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में यहाँ आया, फिर माइनस सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड रेजोनेंस में यहाँ आया। तो इसका मतलब यहाँ H यहाँ से हटेगा, यहाँ ज़्यादा रेजोनेंस हो रहा है, यहाँ तो कम रेजोनेंस हो रहा है। और इस केस में अगर बोले अगर हम हटाते हैं तो बड़ी अच्छी बात है, एक तो रेजोनेंस भी ज़्यादा हो रहा है, दूसरा ये इस रिंग को एरोमेटिक भी बना रहा है। कैसे बना रहा है रिंग को एरोमेटिक बताइए? ये sp2 है तो कंजुगेशन टूटा नहीं है, 2 2 4 और माइनस के कारण 2 2 2 4 2 6 और ये sp2 है, तो इस साइकिल में कितने पाई इलेक्ट्रॉन हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो ये रिंग हो गया क्या? एरोमेटिक। यहाँ लिख देते हैं, इस केस में H प्लस हटाने के बाद एरोमेटिक बन जा रहा है। तो इस वजह से इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर क्या हो गया? ये ज़्यादा स्टेबल आयन, तब ये, इसका मतलब इससे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है, इससे ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन इसके पास है। तो ऑर्डर हो गया इनॉलिक कंटेंट का 3 2 और 1। इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर बोले। और एक बात और ना भूलें, इसका इनॉल बड़ा प्यारा है। कौन है इसका इनॉल बताओ आप? तो जैसे हम यहाँ से हटाएंगे, रेजोनेंस कराएंगे, ये ऐसे बन जाएगा। ये कौन बन गया? फेनॉल, है ना। मेनली इसका इनॉल जो होता है फेनॉल, ये नियर अबाउट इसका 100% होता है, क्योंकि वो एरोमेटिक है, इस वजह से। समझ रहे हैं आप? चलिए आगे देखते हैं जरा। एरोमेटिक पे क्वेश्चन करें, चलो एक एरोमेटिक पे और देख लेते हैं। हालांकि मुझे ध्यान है ये क्वेश्चन हमने
लास्ट डे भी किया था, तेजी से देख लेते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन था, जब इसका आप एसिडिक एच हटाइए या इनॉल बना लीजिए, इनॉल बनने से और बहुत अच्छे से क्लियरली दिखता है। यहाँ जैसे हम इनॉल बनाएंगे यहाँ से एच हटा करके, ये इनॉल एंटी एरोमेटिक आ रहा है, 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। इसमें अगर हम करते हैं तो ये इनॉल नॉन एरोमेटिक आ रहा है, और इसमें जब करते हैं यहाँ से छटा लिए तो साफ साफ देखिए ये इनॉल एरोमेटिक आ रहा है। तो डेफिनेटली इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर यहाँ 3, 2 और 1 आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से हम कर सकते हैं इसको। चलिए, तो काफ़ी हमें समझ में आया होगा। अब थोड़ी दूसरी वैरायटी के क्वेश्चन हम लोग उठाते हैं, जरा थोड़ा यहाँ से अच्छे से और थोड़ा सा कंसंट्रेट करेंगे। जैसे हमने ये कंपाउंड लिया, ये, और ये कंपाउंड लिया। ठीक है, अब देखिए दोनों में अंतर क्या है। दोनों कीटो कंपाउंड है, मोनोकीटो कंपाउंड है। ये भी मोनोकीटो है, ये भी मोनोकीटो है, मानते हैं ना। लेकिन ये ओपन चेन मोनोकीटो है, ओपन चेन मोनोकीटो, और ये साइक्लिक मोनोकीटो है। पहली बात तो दिमाग में एक चीज डालते हैं, जनरली किताब लिखता है जनरली साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड्स, cyclic carbonyl compounds have more enolic content than open chain carbonyl compound। समझ रहे हैं, जो साइक्लिक कार्बोनिल कंपाउंड होता है उसका इनॉलिक कंटेंट ओपन चेन से ज्यादा होता है। अब क्यों ज्यादा होता है, रीजन बड़ा ब्यूटीफुल है, अच्छे से समझिएगा जरा आप इसको। एक काम करते हैं दोस्त, एक बार हम इसका इनॉल बना लेते हैं। बना ले, चलिए बनाते हैं। मान लीजिए हमने इसका इनॉल बना लिया, चलिए यहाँ से बनाते हैं। मान लीजिए ऐसे बना लिया, ठीक है, और इसका भी इनॉल बनाया। पक्का, ठीक है। बड़ा सिंपल रीजन है, बात एंट्रोपी से जुड़ी हुई है, ठीक है, लेकिन आप इसको सीधी भाषा में समझे तो ज्यादा अच्छा है। देखो बच्चों, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, 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 समझ रहे हो। कार्बन और कार्बन के बीच में इस कंपाउंड में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। और आप जानते हो सिंगल बॉन्ड के अबाउट रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड नहीं होती, रोटेशन फ्रीली पॉसिबल हो सकती है, ये पता है ना। कन्फर्मेशनल आइसोमरिज्म में हम लोग पढ़ते हैं, सिंगल बॉन्ड है, फ्री रोटेशन हो सकता है। तो ये सिस्टम फ्रीली रोटेट कर सकता है कार्बन कार्बन के अबाउट, ठीक है। लेकिन जब ये इनॉल बनता है तो यहां कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, समझ रहे हैं आप, कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड आ रहा है, तो यहां रोटेशन रेस्ट्रिक्ट हो गया। इस केस में क्या था, साइक्लिक कीटो कंपाउंड है, साइकिल में तो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहती है, आपको याद होगा छोटे साइकिल्स जो होते हैं वो रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड रहते हैं, उसमें साइकिल में फ्री रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। और यहां जब इनॉल हमने बनाया तो भी साइकिल और डबल बॉन्ड है, तो यहां भी रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड है। तो इस केस में जब कार्बोनिल कंपाउंड है, कीटो में है, तो शुरू में भी इसका रोटेशन रेस्ट्रिक्टेड था, जब इनॉल बना तब भी रेस्ट्रिक्टेड है, पहले भी रेस्ट्रिक्टेड बाद में भी रेस्ट्रिक्टेड, कीटो में भी रेस्ट्रिक्टेड, इनॉल में भी रेस्ट्रिक्टेड। यहां पे क्या है, पहले ये फ्री था रोटेशन, अब ये रेस्ट्रिक्ट हो गया। अब जो पहले फ्री था उसको आप रेस्ट्रिक्ट कर रहे हो, जो पहले फ्रीली घूम सकता था उसको आप बंधन में बांध रहे हो, चाहेगा बंधन में जाना।
और जो पहले भी बंधा हुआ था बाद में भी बंधा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? यहां से यहां आ सकता है, लेकिन ये तो यहां से यहां नहीं जाना चाहेगा। चलो मैं इसको और दूसरे एक छोटे से एग्जांपल से बताता हूं। देखो, ये आदमी रोड पे फ्री घूमने वाला, स्वच्छंद घूमने वाला, अब भाई इसको लॉकडाउन में आपने डाल दिया है ना, अब ये घूम नहीं सकता। तो जो हम लोग फ्री घूमने वाले थे, बाहर आराम से जा सकते थे, अब लॉकडाउन में कितना मुश्किल है। तो डेफिनेटली हम इस स्टेट से इस स्टेट में जाने की इच्छा नहीं रखते, तो डेफिनेटली यहां से यहां नहीं जाना चाहेगा। लेकिन ये पहले, सॉरी टू से ऐसा एग्जांपल लेने के लिए, पहले मान लो किसी जेल में था, वहां भी नहीं घूम सकता था, अब ये लॉकडाउन में आ गया, तो पहले भी बंधा हुआ था, अब लॉकडाउन में भी बंधा हुआ है, क्या फर्क पड़ता है? तो ये इनॉल बना लेगा। इसके कंपैरिजन में इसको मुश्किल होगी, ये इसके कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा इजीली बना लेगा। तो डेफिनेटली इनॉलिक कंटेंट अगर बात करें तो आपको समझ में आया होगा कि सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा है। लेकिन फिर से एक बात, यहां ये जानिए कि सेकंड का फर्स्ट से ज्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं हो गया कि ये बहुत ज्यादा है इसका इनॉल कंटेंट। क्यों? ये भी मोनोकार्बोनिल है, मोनोकीटो, और हम जानते हैं कि मोनोकीटो में कीटो का परसेंटेज ही ज्यादा होता है। मतलब सर इन दोनों में अगर ध्यान से देखा जाए तो इसका परसेंटेज ज्यादा है, इन दोनों में भी इसी का परसेंटेज ज्यादा है, लेकिन इसके कंपैरिजन में इसका इनॉल ज्यादा है। मैं ये कह रहा हूं, ये नहीं कह रहा कि इस केस में इसका इनॉल इसके कीटो से ज्यादा हो गया, ऐसा नहीं कह रहा मैं। कीटो यहां भी ज्यादा है, कीटो यहां भी ज्यादा है। इसका कीटो तो आपको पता है, मोनोकीटो में मैंने एसीटोन का लिया था तो करीब 10⁻³ में था, उसी के आसपास है ये। एग्जैक्टली तो नहीं इसका बता सकते। कीटो है, एसीटोन के केस में 10⁻³ था, 6 था, तो उसी के केस में मतलब इसको ऐसे लिखे ज्यादा अच्छा रहेगा, कम से कम वेरी नियर टू 0%, या ऐसे रहना अच्छा रहेगा, लेस देन 1%। इतना तो क्लियर है ना। 10⁻⁻6% था इनॉल उसका एसीटोन का, इसका थोड़ा ज्यादा होगा, लेकिन होगा ये भी काफी कम। इस केस में कितना है? तो इस केस में ये किताब कहता है कि इसका इनॉलिक कंटेंट 1.4% होता है, नियरली 1.4% होता है। इसके कंपैरिजन में ज्यादा है, लेकिन ओवरऑल इसका भी इनॉल कम है। क्लियर है मेरे ख्याल से? नोट कर ले, मैं मिटाऊंगा इसको। तो हम लोग आगे देखते हैं जरा। हमने जो पिछला सवाल किया था वो साइक्लिक मोनोकीटो और ओपन चेन मोनोकीटो में किया था। अब डाई कीटो में आते हैं जरा, ठीक है? तो देखिए, अगर हम लोग एक ये कंपाउंड लिए और एक ये कंपाउंड लिए, अब ये डाइकीटो है, ये डाइकीटो है, लेकिन ये ओपन चेन डाइकीटो है और ये साइक्लिक डाइकीटो है। समझ रहे हैं? अब पहले मैं आपको इसका आंसर बताता हूं, ठीक है? इसका इनॉलिक कंटेंट ज्यादा होता है। तो कुछ बच्चों ने सोचा साइक्लिक कीटो का इनॉलिक कंटेंट ओपन चेन से ज्यादा बताया था, उस ऑर्डर पे ही आ रहा है। रीजन इसका बड़ा और अच्छा है, मैं बताऊंगा आपको। लेकिन इनॉलिक कंटेंट जो होता है ना, वो बहुत ही मजेदार वैल्यू देता है। रीजन मैं बताऊंगा। ये इनॉलिक कंटेंट डेटा बताता है कि इसका इनॉलिक कंटेंट इससे बहुत ज्यादा है। अच्छा जी, इसका इनॉलिक कंटेंट नियर अबाउट 0% और इसका इनॉलिक कंटेंट नियर अबाउट 100%। आप समझ जाइए, मतलब ये मेनली कीटो में एग्जिस्ट करता है, कीटो फॉर्म में, और ये मेनली इनॉल में एग्जिस्ट करता है। रीजन सर, देखिए दोस्तों, रीजन इसका स्टैंडर्ड रीजन क्या है आप जानते हैं ना? कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, पता है आपको? तो ऑक्सीजन इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, तो जिस वजह से कार्बन पर डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस आएगा। आप समझ रहे हैं? ऐसे ही यहां आते कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड में ऑक्सीजन कार्बन से खींचेगा, तो कार्बन पर डेल्टा प्लस और ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस आएगा। ठीक है? सेम इज द रीजन हियर ऑल्सो, कार्बन पर डेल्टा प्लस ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस, कार्बन पर डेल्टा प्लस ऑक्सीजन पर डेल्टा माइनस।
अब अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहां डाइपोल डाइपोल रिपल्सन हो रहा है, डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस के बीच में डाइपोल डाइपोल रिपल्सन हो रहा है। इस रिपल्सन की वजह से क्या होगा? अरे भाई माइनस चार्ज नजदीक है, तो इस माइनस माइनस की वजह से क्या होगा बताइए आप ही? इस रिपल्शन की वजह से अनस्टेबिलिटी आएगी। तो ये कुछ चाहेगा कि हम कुछ ऐसा करें जिस वजह से हमारी स्टेबिलिटी थोड़ी बढ़े। सर यहां भी तो रिपल्शन है, लेकिन दोस्तों आप जानते हैं कि यहां इसके पास एक चारा है, ये सर कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, और सिंगल बॉन्ड के अबाउट फ्रीली रोटेट कर सकता है। तो उससे क्या होगा सर? देखिए आप, अगर वो फ्री रोटेट करेगा तो आप समझिए इसको, ये कुछ ऐसा दिखेगा। तो जब आप ये देख पा रहे हैं तो इस वजह से अब क्या होगा बताइए? अब ये डाइपोल डाइपोल रिपल्शन नहीं होगा। क्यों? डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब ये डेल्टा माइनस दोनों अपोजिट हो गया, रिपेल करके अपने आप को ये डाइपोल डाइपोल रिपल्सन से जो अनस्टेबिलिटी आ रही थी उसको ये काउंटर बैलेंस कर ले रहा है, ये अपने आप को घुमा लेगा ताकि माइनस और माइनस के बीच में रिपल्सन एडजस्ट हो जाए। मतलब इसको उस कदर अनस्टेबिलिटी नहीं है, ये अपने आप से इनॉल बनाने के लिए उतना ज़्यादा उत्सुक नहीं है, क्योंकि ये अपने आप को बहुत ज़्यादा अनस्टेबल फॉर्म में नहीं पा रहा, ये सिंगल बॉन्ड के बाद फ्रीली रोटेट कर सकता है। बात समझ रहे हैं आप? लेकिन जब यहां आते हैं, इस केस में हम आते हैं, तो इसके पास और कोई चारा नहीं है, ये डेल्टा माइनस के बीच में रिपल्शन होगा। इस रिपल्शन को कम करने के लिए इसके पास एक ही चारा है, ये इनॉल बनाने जाएगा। और जब ये इनॉल बनाएगा, आप ध्यान से देखिए, जब ये इनॉल बनाएगा तो कैसे बनाएगा? यहां से एक एच हटाएं, हटा लिए सर, O और H। एक तो डाइपोल डाइपोल रिपल्शन जो है वो इनॉल बनाने की वजह से कम हो जाएगा, ठीक है, और दूसरा O और H के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, H बॉन्डिंग, जिस वजह से साइक्लिक 1,2 डाइकीटो का इनॉलिक कंटेंट नियर अबाउट 100%, बहुत ज़्यादा, और ओपन चेन 1,2 डाइकीटो का इनॉलिक कंटेंट नियर अबाउट 0% होता है। आप समझ गए होंगे, बड़ा अच्छा एग्जाम्पल है, नज़र रखिएगा इस पर, ठीक है। हाँ, अगर हम लोग अगले एग्जाम्पल पर चलें, जैसे मान लीजिए कि हमने ले लिया ये है एक सवाल, यही वाला है ना? हाँ हाँ बिल्कुल। और सिंपल लेते हैं एक सवाल, चलो भाई हमने ये ले लिया। अब ये जहां आप देख रहे हैं 1,2 डाइकार्बोनिल, मतलब आजू बाजू है, 1,2 छोड़ दो, 1,2 डाइकार्बोनिल मतलब आजू बाजू है, और ये एक के रेस्पेक्ट में ये तीसरे पोजीशन पे है ना। तो अब इन दोनों में इनॉलिक कंटेंट क्या है? तो बड़ा सिंपल है सर, इसमें ज़्यादा कुछ कहने का ही नहीं है। क्या कहने का नहीं है? इसका इनॉलिक कंटेंट तो नियर अबाउट 0% होगा, बता चुके हैं, क्योंकि ये अपने आप को घुमा करके अपनी जो डाइपोल डाइपोल रिपल्शन वाली अनस्टेबिलिटी है उसको बैलेंस कर लेगा। और यहाँ हमें दिख रहा है साफ साफ, क्या दिख रहा है बताओ आप? ये वाला जो लोकेशन है वो क्या है? ये वाला पोजीशन क्या है? एक्टिव मिथिलीन। इसके बारे में कई बार चर्चा चल चुका। एक्टिव मिथिलीन की वजह से इसकी एसिडिक नेचर ज़्यादा होगी। दूसरा, ऊपर से जब इनॉल बनेगा तो रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड इनॉल होगा। तीसरा, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। तो डेफिनेटली इस वजह से इसका इनॉलिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा, और इस वजह से इनॉलिक कंटेंट का ये ऑर्डर होगा। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, समझ रहे हैं आप, है ना। अब ये ओपन चेन आजू बाजू 2 कीटो थे और एक गैप के बाद था। हम एक काम करते हैं, क्या सर, हम एक सवाल ऐसा लेते हैं, ये ठीक है, और
हाँ, इसको हम लोग ऐसे ले लेते हैं, ठीक है। अब ये 1,2 ओपन चेन और 1,3 के बीच में था, और यहां है 1,2 साइक्लिक डाइकीटो और 1,3 साइक्लिक डाइकीटो, ठीक है। चलिए इन दोनों की इनॉलिक कंटेंट देखते हैं। तो अगर आप देखें, अभी मैंने समझाया था डाइपोल डाइपोल रिपल्शन को कैंसिल करने के लिए इस केस में इसका इनॉलिक कंटेंट 100% के आसपास हो जाएगा। इस केस में जब इसका हम देखेंगे तो इसका इनॉलिक कंटेंट इससे कम होगा। बड़ी विचित्र बात है, पर है। इनॉलिक कंटेंट फर्स्ट का सेकंड से ज्यादा होगा। सर थोड़ा अच्छे से सोच के बताइए। सर यहां एक्टिव मिथिलीन है, हाँ हाँ मानते हैं हम एक्टिव मिथिलीन है, इसका हाइड्रोजन का एसिडिक नेचर ज्यादा है, मान लिया हमने, मान लिया। लेकिन यहां एक चीज का फायदा नहीं मिलेगा इसको, जो यहां मिलता था, वो है इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां नहीं होगी। क्यों नहीं होगी आप देखिए जरा, क्यों नहीं होगी इस केस में इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग? क्योंकि जब हम इनॉल बनाएंगे इस केस में, तो हमने ये ओ लिया और यहां ऐसे बनाया इन, ठीक है, और हमने ओ एच, तो इस O और इस H के बीच में दूरी बढ़ जाती है, तो यहां इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं होती, नहीं होगी यहां, ठीक है। जो ओपन चेन में 1,3 डाइकीटो में होता था, लेकिन यहां नहीं होगा। और इस केस में तो हम ऑलरेडी देख ही चुके हैं कि डाइपोल डाइपोल रिपल्शन को एडजस्ट करने के लिए इसको ये अपना इनॉल बनाता है, मैंने यहां ड्रॉ किया है, और इसका इनॉलिक कंटेंट नियर अबाउट 100% है, जिस वजह से इससे ज्यादा इनॉलिक कंटेंट इसका है। चलिए अगर आपको ये समझ में आया हो तो हम आगे आते हैं जरा। ये सवाल देखिए जरा, बढ़िया सवाल है। क्या बोल सकते हैं इसको हम लोग? साइक्लोहेक्सेन 1,3,5 ट्राइऑन है ना, और ये है साइक्लोहेक्सेन 1,2,4 ट्राई1। देख लो दोस्तों, ठीक है। जब हम देखते हैं इन दोनों का इनॉल बनाते हैं पहले आराम से, ठीक है। इसका इनॉल बनाते हैं तो यहां से छटा लेते हैं, यहां से छटा लेते हैं, यहां से छटा लेते हैं, ठीक है। तो हमारा ऐसे बन गया OH, फिर ऐसे बन गया OH, देखिए जरा, और फिर यहां से H हटा लिया तो हमारा ऐसे बन गया OH, ये बन गया आपका। इस कंपाउंड को नाम याद रख लें तो अच्छा है, कॉमन नेम है, पॉपुलर है, फ्लोरोग्लूसिनॉल बोलते हैं, फ्लोरोग्लूसिनॉल वी कॉल इट एज, ठीक है। अब देखिए क्या कहना है मुझे, ये नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है ना, नॉन एरोमेटिक। और जब इसका इनॉल बनाया हमने, यहां से छटाया, यहां से छटाया, यहां से छटा करके इनॉल बनाया, तो आपका ये एरोमेटिक बन गया। अब बड़ी विचित्र बात, बहुत अच्छी बात क्या है जो मैं बताना चाहूंगा आपको, एरोमेटिक देखते ही जनरली लोग ये बताते हैं कि ये इस फॉर्म में 100% एग्जिस्ट करता है। नहीं 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 नहीं, गलत बात। इसका इनॉल बनाया आपको भी दिख रहा है, ये नॉन एरोमेटिक था, ये एरोमेटिक है, अच्छे समझिएगा, ठीक है। इसका परसेंटेज इनॉल का अच्छा खासा है, लेकिन जब इसका भी इनॉल हम बनाते हैं, बनाइए जरा,
तो देखते हैं, यहां से H हटा करके यहां इनॉल बना लिया, यहां से H हटा के इधर इनॉल बना लिया, और यहां से H हटा के ऐसे इनॉल बना लिया। अब ये भी नॉन एरोमेटिक था और ये एरोमेटिक हो गया। ठीक है, अब समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं, थोड़ा महत्वपूर्ण बात है यहां। क्या है? नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना, नॉन एरोमेटिक से एरोमेटिक बना। किताब कहता है, अच्छी बुक्स कहती है कि एरोमेटिक होने की वजह से ये जो इनॉल है आपका, इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होनी चाहिए। ठीक बात है, लेकिन ये इस फॉर्म में भी अच्छा खासा एग्जिस्ट करता है। अच्छा खासा बोला मैंने, क्यों अच्छा खासा एग्जिस्ट करता है? तो एक लाइन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, द स्टेबिलिटी गेन्ड बाई द एरोमेटिसिटी ऑफ दिस कंपाउंड, the stability gained by the aromaticity of this compound is counterbalanced by, ये word लिखा हुआ है, is counterbalanced by free carbon oxygen bonds in this compound। फ्री कार्बन ऑक्सीजन याद है ना, सी डबल बॉन्डो की बॉन्ड एनर्जी काफी हाई होती है दोस्त। यहां एक सी डबल बॉन्डो नहीं है, तीन सी डबल बॉन्डो है, जिस वजह से तीन सी डबल बॉन्डो की होने की वजह से इसकी स्टेबिलिटी भी ठीक ठाक होती है। इसके एरोमेटिक की वजह से जो स्टेबिलिटी आ रही है उसको अच्छा खासा टक्कर दे रहा है इसका सी डबल बॉन्डो और सी डबल बॉन्डो, तीन सी डबल बॉन्डो। यद्यपि कि ये नॉन एरोमेटिक है, तो इसका मतलब इसका भी परसेंटेज अच्छा खासा होगा। ये इनॉल 100% नहीं होगा, इसका भी परसेंटेज अच्छा खासा होगा। समझ रहे हैं बात? अब यहां आते, ये एरोमेटिक है, ठीक है, लेकिन ये वाला काफी अनस्टेबल है। क्यों भाई, क्यों अनस्टेबल है? ये चीज तो अब आपको पकड़ में आने लगा होगा। 1,2 डाइकीटो यहां पर नजर आ रहा है, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। अब बताइए अब क्या होगा? ये डेल्टा माइनस जो रिपल्सन होगा, जो अभी हम उतने देर से पढ़ा रहे हैं, डाइपोल डाइपोल रिपल्सन को कम करने के लिए इसको इनॉल बनाना पड़ेगा। और ये इनॉल बनाया इसने, एक तो डाइपोल डाइपोल रिपल्सन कम हुआ इनॉल बनाने पे, और दूसरा इसके H और इसके O के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हुआ। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से भी स्टेबलाइज हो रहा है। यानी इसका वाला इनॉल डेफिनेटली एरोमेटिक भी है, और चूंकि ये ज्यादा अनस्टेबल है। सर तीन सी डबल बॉन्डो तो यहां भी है सर, लेकिन ये जो सी डबल बॉन्डो और सी डबल बॉन्डो अगल बगल है, जिसकी वजह से डेल्टा माइनस और डेल्टा माइनस के बीच में जो रिपल्सन हो रहा है, तो इसकी अनस्टेबिलिटी अच्छी खासी है। तो ये चाहेगा जल्दी इनॉल बनाना, ये तो इस फॉर्म में भी रहना चाहेगा। इस वजह से अगर हम इनॉलिक कंटेंट की बात करें, इनॉलिक कंटेंट, तो डेफिनेटली हम लोग कहेंगे कि आपका इस क्वेश्चन में 2 का इनॉलिक कंटेंट 1 से ज्यादा है। समझ रहे हैं? एक इसी तरह का और क्वेश्चन देखिए, ज्यादा समय नहीं देंगे, है ना, आप फटाफट बना लेंगे, मुझे आइडिया है। जैसे हमने यही वाला कंपाउंड लिया, ठीक है, और एक हमने ये कंपाउंड ले लिया, ठीक है। अब दोस्त देखिए जरा, जब हम इसका इनॉल बनाएंगे तब तो हमारा फ्लोरोग्लूसिनॉल बन जाएगा। फ्लोरोग्लूसिनॉल अभी बनाया था हम लोगों ने, ऐसे ऐसे और ऐसे, और ये आपका OH हो गया, ये OH हो गया, ये OH हो गया। और जब इसका इनॉल बनाएंगे हम, तो आपका देखें जरा, ये बन जाएगा। अब ये कौन है बताइए आप? ये तो सर देख रहे हैं आप, यहां से हमने CO है, यहां से H ले लिया और यहां से H ले करके बना लिया, ठीक है। तो इसको सिंबल को यहां लिख देते हैं। अब हमें साफ साफ दिख रहा है, क्या दिख रहा है सर, कि एक तो ये वाला अनस्टेबिलिटी था, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस। इस
डाइपोल डाइपोल रिपल्शन को कम किया इनॉल बना करके, और दूसरा इस H और इस O के बीच में आपका हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है, यहां हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा नहीं। तो अगेन 1 2, अगर हम इनॉलिक कंटेंट की बात करें तो इस क्वेश्चन में भी 2 का इनॉलिक कंटेंट 1 से ज्यादा होगा। आप नोट कर ले जरा इसको, है ना जी, ये क्वेश्चन है। ये तो आजू बाजू है, तो डाइपोल डाइपोल रिपल्शन की वजह से इसका इनॉलिक कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होगा। और यहाँ अगर देखें, सिंपल है, हम लोग कर चुके हैं ऐसा, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, डेल्टा प्लस डेल्टा माइनस, तो ये दोनों डाइपोल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इसको इनॉल बनाने की कोई ख़ास ज़रूरत महसूस नहीं होगी। और ये चूँकि डाइपोल अगल बगल है, डाइपोल डाइपोल रिपल्शन इसमें रहेगा, इस डाइपोल डाइपोल रिपल्शन को कम करने के लिए ये इनॉल बनाएगा। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें इस केस में, तो इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर क्या हो जाएगा बताइए आप ही। इसका ऑर्डर हो जाएगा 2 ग्रेटर देन 1, सिंपल बात है, समझ में आ रहा होगा। अगर हम ये क्वेश्चन ले लें, इसका अगर हम लोग इनॉल कंटेंट बनाएं, इनॉलिक कंटेंट कंपेयर करना हो, चलिए एक बार ज़रा इनॉल बना के देख लेते हैं हम लोग। तो भाई अगर इसका इनॉल हम बनाएंगे, तो इनॉल बनाएंगे तो क्या स्थिति होगी बताइए। यहाँ से छटाया और इनॉल बना दिया ऐसे। इस केस में सर एच तो यहाँ से हटाएंगे। आप एक काम करिए, तीनों को एक समान रखने के लिए आप एच यहाँ से ना हटा के यहाँ से दिखाइए, ज़्यादा अच्छा रहेगा, कंपेयर करने में अच्छा रहेगा। आप हम जब इसको बनाते हैं तो ये रहा OH, यहाँ से H हटाकर, और ये हो गया प्लस, ठीक है। और जब हमने इसको ड्रॉ किया तो ये आपका OH, ये डबल बॉन्ड और ये माइनस यहाँ से बन गया। अब हम अच्छे से देख पा रहे हैं, ये sp3 कार्बन है यहाँ, तो ये हो गया आपका नॉन एरोमेटिक है। और इस केस में देख रहे हैं 2 पाई इलेक्ट्रॉन, यहाँ sp2 है, रेजोनेंस टूट नहीं रहा है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो इस वजह से क्या हो गया एरोमेटिक। और अगर यहाँ देखें तो ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन हो गया, तो ये आपका हो गया एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक। तो इस हिसाब से बताइए इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर क्या हो गया। ये इसका इनॉल ज़्यादा स्टेबल है, एंटी एरोमेटिक हाईली अनस्टेबल होता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करें इनॉलिक कंटेंट का, तो इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर क्या हो गया, इसका इनॉलिक कंटेंट हो गया 2, तब फिर 1, और सबसे लास्ट में कौन आ गया 3। 3 तो बनना ही नहीं चाहेगा, वो तो एंटी एरोमेटिक है, उसका इनॉल तो बनना ही नहीं चाहेगा। चलिए बिल्कुल एक इसी तरह से एक और क्वेश्चन देखते हैं। चलिए इसका इनॉलिक कंटेंट देखते हैं, तो चलिए बनाते जरा इसका इनॉल। कि यहाँ डबल बॉन्ड ले लेते हैं, ठीक ना। तो H यहाँ से हटाएंगे, चलिए हटाते हैं, ऐसे ऐसे ये बन गया इसका इनॉल। यहाँ देखें ये रह गया प्लस, यहाँ से हटाया, ये आपका ये इनॉल हो गया। और इस केस में जब हमने किया तो आपका आ गया ऐसे, ठीक है। अब अगेन यहाँ sp3 है, तो sp3 अगर है तो ये क्या हो गया नॉन एरोमेटिक हो गया। ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन है और कंजुगेशन कहीं टूट नहीं रहा है, sp2 है यहाँ, तो ये तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन की वजह से एंटी एरोमेटिक हो गया।
और 2 2 4 और ये 2 पाई, यानी कि 6 पाई इलेक्ट्रॉन हक्कल्स रूल की वजह से ये क्या हो गया, एरोमेटिक हो गया। तो इनॉलिक कंटेंट सबसे ज़्यादा थर्ड का होगा। अगर हम बात करें इनॉलिक कंटेंट सबसे ज़्यादा किसका होगा, थर्ड का। थर्ड के बाद फर्स्ट का और फर्स्ट के बाद सेकंड का। ठीक है, मान लीजिए हमने एक क्वेश्चन ऐसा लिया, हमें इनॉलिक कंटेंट कंपेयर करना है इन तीनों का। अब देख सकते हैं हम लोग इन तीनों क्वेश्चन में सी डबल बॉन्डों के इधर में तो अल्फा एच है नहीं, इस साइड में तो अल्फा एच है नहीं, तो आप जो एच हटाइएगा वो कहाँ से हटाइएगा, इनॉल बनाने के लिए यहाँ से हटाइएगा, फिर यहाँ से हटाइएगा और फिर यहाँ से हटाइएगा, यही तो करिएगा ना आप। तो चलिए जरा एक बार इनॉल बना के देखते हैं क्या बनेगा इनॉल। इस तरह से बनाएंगे आप। अब देखिए सवाल क्या है, सबसे पहले आराम से देखते हैं। फर्स्ट इंप्रेशन पे नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर कंसेप्ट से यहां कितने सिग्मा बॉन्ड है, 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा और एक हाइड्रोजन। तो फर्स्ट इंप्रेशन पे इस कीटो कंपाउंड में इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या दिख रही है, sp3। SI यहां पे भी sp3 दिख रहा है, SI यहां पे भी sp3 दिख रहा है ना दोस्तों। तो sp3 में इस पॉइंट को देखिएगा, इस पॉइंट को, इस कार्बन को देखिएगा जरा, ठीक है, देखेंगे तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो बॉन्ड एंगल यहां क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए ना, 109 डिग्री 28 मिनट्स होना चाहिए। पर आप देखिए 3 मेंबर का साइकिल है ये, तो 3 मेंबर के साइकिल होने की वजह से यहां एंगल कितना है, एंगल तकरीबन 60 डिग्री। तो मेरे दोस्त यहां होना चाहिए था 109 डिग्री, है 60 डिग्री। यहां होना चाहिए 109 डिग्री, यहां पर 4 मेंबर का मान सकते हैं अप्रोक्सीमेटली 90 डिग्री दिख रहा है। यहां होना चाहिए था 109 डिग्री और 5 मेंबर में 108 डिग्री दिख रहा है। समझ रहे हैं आप। अब ऐसा सोचते हैं, अगर ये इनॉल बनाता है, अगर ये इनॉल बनाता है तो होना चाहिए था 109, है 60। और अगर ये इनॉल बनाता है तो ये sp2 नजर आ रहा है, क्या हो जाएगा यहां दोस्तों, डबल बॉन्ड होने की वजह से sp2। तो उस केस में अब यहां एंगल क्या हो जाएगा, sp2 में क्या होता है 120 डिग्री। आप खुद सोचो ना, 109 होना चाहिए था 60, तो ऑलरेडी यहां तनाव था, 109 चाहिए, है 60। अब यहां क्या है 60, और अब डबल बॉन्ड बनाते ही चाहिए 120, sp2 120। तो ये क्यों चाहेगा कि ये और एंगल स्ट्रेन बढ़ाए, 109 चाहिए था 60। अगर आप डबल बॉन्ड बनाएंगे, यहां इनॉल बनाएंगे, तो ये 120 चाहिए होगा इसको, और होगा 60। यानी कि यहां से यहां जाने में इसको हाई एंगल स्ट्रेन फील होगा। तो
तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, ऐसा मान के चले आप, ये यहां से यहां नहीं बनना चाहेगा। यहां उसके कंपैरिजन में अगर कहें 109 था सर, 109 होना चाहिए था 90, अब यहां 120 होना चाहिए है 90, इसके कंपैरिजन में थोड़ा ये जा सकता है, यहां तो बिल्कुल नहीं जाना चाहेगा, ऐसा कह सकते हैं हम, ना के बराबर। तो जैसे इधर से इधर आएंगे थोड़ा इग्नॉल बनने के चांसेस बढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि एंगल स्ट्रेन का फैक्टर उस कदर काम नहीं करेगा, है ना, घटेगा। यहां एंगल स्ट्रेन, यहां से यहां जाने में बहुत एंगल स्ट्रेन फील हो रहा है, आप समझ गए होंगे। तो डेफिनेटली इस वजह से अगर मैं लिखूं यहां इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर हो जाएगा, अच्छा सवाल है, समझेंगे इसको। इनॉलिक कंटेंट का ऑर्डर हो जाएगा 3 तब 2 और तब 1, 3 2 1। इसको और अच्छे से लिख देते हैं थोड़ा आपको। इनॉलिक कंटेंट 3 2 1, ठीक है, नोट करिए। चलिए जरा 23rd क्वेश्चन देखेंगे। जैसे हमने लिया एक, इस क्वेश्चन को देखें जरा, आसान है। एच यहाँ से हटेगा, इनॉल बनेगा। अगर इसका हमने इनॉल बनाया OH डबल बॉन्ड और ये बन गया इनॉल। और जब इसका इनॉल बनाएंगे तो आप ऐसे बनाएंगे इसको, ठीक है। पर प्रॉब्लम है यहां, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, डज नॉट एग्जिस्ट, ये इनॉल एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा एग्जिस्ट? क्योंकि यहां पे आप जानते हैं एक नियम होता है ब्रेड्स रूल, होता है ना ब्रेड्स रूल। ये ब्रेड्स रूल कहता क्या है? ब्रेड्स रूल यहां लिख देते हैं हम लोग, ये ब्रेड्स रूल यहां लग रहा है। ब्रेड्स रूल क्या कहता है, याद करिए। sp2 character on bridgehead position of bicyclo compound is not possible, यही है ना, हाईली अनस्टेबल इज नॉट पॉसिबल। अब आप देखिए ये बाईसाइक्लो कंपाउंड है जो आपने यहां से इनॉल बनाया, बाईसाइक्लो कंपाउंड है, यहाँ पर ब्रिजहेड है और ब्रिजहेड पर आप ये जो आप लेके आ रहे हैं ये sp2 है। तो ये ब्रेड्स रूल की वजह से, ब्रेड्स रूल की वजह से ये डज नॉट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो डेफिनेटली इसका इनॉल नहीं बनेगा, ना के बराबर बनेगा, नहीं बनेगा। तो डेफिनेटली अगर हम बात करें इनॉलिक कंटेंट, इनॉलिक कंटेंट तो क्या बोलेंगे आप? इनॉलिक कंटेंट फर्स्ट का ग्रेटर देन सेकंड है, बोलेंगे ना आप? बिल्कुल। जरा देखिए अगर हम बात करें तो ये क्वेश्चन जरा देखिए। हाँ, देखिए मिथाइल, मिथाइल ये CH2, मिथाइल, इस कार्बन पर भी मिथाइल लगा है, ये मिथाइल है, और यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल, टर्शियरी ब्यूटाइल लगा है, यहाँ टर्शियरी ब्यूटाइल लगा है, ठीक है। अब इसका इनॉलिक कंटेंट कंपेयर करना है, देखेंगे जरा। जब इसका हम इनॉल बनाते हैं तो हमारा OH और डबल बॉन्ड O ऐसे बनता है। जब इसका इनॉल बनाते हैं
OH मिथाइल डबल बॉन्ड हो, पक्का। और जब इसका इनॉल बनाएंगे ऐसे, यही है ना दोस्त, ठीक है। अब जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए, जब आपने इनॉल बनाया तो आप मुझे बताइए, इनॉल बनाने के बाद ये कार्बन और ये कार्बन, इन तीनों की हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। इनॉल बनाया तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हुई? sp2। ये तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। और वैसे ही फिर इस तीनों कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2, है ना। यानी कि ये तीनों कार्बन एक प्लेन में, ये तीनों कार्बन एक प्लेन में, ये तीनों कार्बन एक प्लेन में होंगे, एक प्लेन में। अब जब एक प्लेन में होंगे तो आप समझ सकते हैं कि जैसे ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप जितना ज्यादा बल्की होगा, चूंकि एक प्लेन में जितना ज्यादा बल्की होगा तो वो तीनों को एक प्लेन में रहना उतना डिफिकल्ट होता जाएगा। उसमें साइज की वजह से स्टीरिक क्लैश होगा, स्टीरिक क्लैश। सर कैसे आएगा? क्राउडिंग की वजह से हिंड्रेंस आएगा। कैसे आएगा आप समझिए। देखिए, ये कीटो है, ये sp2 है, ये sp2 है, लेकिन ये sp3 है। तो इन दोनों के प्लेन से ये बाहर है। आप इसको समझने की कोशिश कीजिए। यहां पे जैसे मैं यहां दिखा रहा हूं आपको, ये वाला कार्बन, ये कार्बन यहां है, ये, और यहां से ये ऐसे बना हुआ है, ठीक है। अब ये चूंकि sp3 है तो ये वाला बॉन्ड और ये वाला बॉन्ड, चलो एक प्लेन में हो गया। दो बॉन्ड दो लाइन से तो एक प्लेन में होते ही है। बाकी मिथाइल, तो मिथाइल इधर हो गया और ये H इधर हो गया। तो इस केस में यहां जुड़ा हुआ पार्ट यहां है, यहां जुड़ा हुआ पार्ट यहां है, और ये वाला मिथाइल या H यहां है। समझ रहे हैं ना? ये इस पे जुड़ा हुआ बॉन्ड, इस पे जुड़ा हुआ बॉन्ड, और ये बॉन्ड एक प्लेन में नहीं है क्योंकि ये वाला कार्बन sp3 नहीं है। लेकिन जैसे आपने यहां इनॉल बनाया तो अब ये sp2 तो ये वाला मिथाइल और ये वाला मिथाइल एक प्लेन में है। ऐसे ही मिथाइल, यहां हाइड्रोजन और ये मिथाइल एक प्लेन में। तो मेरा कहना है ये मिथाइल और यहां हाइड्रोजन की जगह मिथाइल आ गया, और यहां पर देखें तो ये तीनों ग्रुप बड़े हो गए। तो जैसे ये ग्रुप बड़े हो रहे हैं, एक प्लेन में इनका रहना मुश्किल हो रहा है। इसको किताब कहता है बैड स्टीरिक क्लैश। समझ रहे हैं दोस्तों? तो यानी कि ये कीटोन से इनॉल बनेगा, लेकिन यहां और मुश्किल हो गया बनना, और यहां तो बहुत ही मुश्किल हो गया। अब एक बार परसेंटेज ध्यान कर लेते हैं। इसका इनॉलिक परसेंटेज याद है आपको कितना था? 76% था ना। अब यहां पर एक रीजन तो आपका इंडक्टिव की वजह से माइनस चार्ज थोड़ा डिस्टेबलाइज हो रहा है, वो हो रहा है। लेकिन ये जो 44% आज की क्लास में मैंने पहले भी जिक्र किया है, 44% घटता है, उसमें सिर्फ इस H के हटने का माइनस की स्टेबिलिटी घटी, वो रीजन ही नहीं है, क्योंकि वो उतना ज्यादा नहीं घटता। ज्यादा बड़ा फैक्टर जो है हमारा स्टीरिक क्लैश है, और ये तो आप समझ ही रहे बहुत ज्यादा स्टीरिक क्लैश है। बुक साफ कहता है भाई ये इनॉल नहीं बन पाता। 0% इनॉल बन रहा है। यहां आप मान लीजिए इनॉल बन ही नहीं रहा है बिल्कुल। इसी से एक बात और याद आ रहा है। मान लीजिए आपका क्वेश्चन ऐसा रहता, ये है क्वेश्चन। अब देखिए यहां पर मान लीजिए ऐसे कंपाउंड है, ये बना हुआ ये, तो दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो वेरी सिमिलर टू दिस। C डबल बॉन्ड हो, इसके इधर कार्बन लगाए, कार्बन, और यहां टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप लगाए। तो अगेन इसका भी इनॉलिक कंटेंट जो होता है ना दोस्तों, इनॉलिक कंटेंट वो नियर अबाउट 0% होता है। बिल्कुल उसी जैसा है। मैंने इसको भी यहां पे कोट कर दिया है, आप देख लें। समझ रहे हैं ना?
इनॉलिक कंटेंट 0%। क्यों? क्योंकि एक प्लेन में जबरदस्त स्टीरिक क्लैश है, वो नहीं झेल पाएगा। अब देखिए स्टीरिक क्राउडिंग वाले केस को, दो क्वेश्चन को मैं एक जगह डील कर रहा हूं, पर नतीजे दोनों के थोड़े अलग हैं, बड़ा मजेदार है। अब देखिए जैसे मैं कैसे ले रहा हूं, CH3 CH3 COH, ठीक है दोस्त। और एक क्वेश्चन है COH ये क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, इन दोनों का जरा इनॉलिक कंटेंट हमें देखना है, कंपेयर करना है। इस केस में H यहां से हटाएंगे, हमारा इनॉल बनेगा, बना लेते हैं CH3 डबल बॉन्ड COH H, चलेगा। इस केस में इसका इनॉल बनाते हैं हम जरा, C डबल बॉन्ड C। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप अच्छे से देखें जरा, ठीक है। यहां से हमने ये बनाया बेंजीन, और यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, यहां मिथाइल, ठीक है। यही क्वेश्चन है आपका, इनॉल बना लिया। अब देखिए क्राउडिंग का फैक्टर इस क्वेश्चन में भी आया है, क्राउडिंग का फैक्टर इस क्वेश्चन में भी आ रहा है, और आपको देख के ही लग रहा होगा सर इस क्वेश्चन में यहां पे क्राउडिंग सबसे ज्यादा था और इस क्वेश्चन में यहां पे क्राउडिंग सबसे ज्यादा है। तो क्राउडिंग की वजह से यहां इनॉलिक कंटेंट 0% हो गया। सर वी एक्सपेक्ट कि यहां भी इनॉलिक कंटेंट 0% होगा, लेकिन दोस्तों बड़ी मजेदार बात है कि इसका इनॉलिक कंटेंट बहुत हाई होता है, इनॉलिक कंटेंट बहुत हाई होता है, तकरीबन 95%। इसको हम लोग बोलते हैं, ऐसे कंपाउंड्स जो इनॉल शो करते हैं इसको बोलते हैं फ्यूजन टाइप इनॉल, फ्यूजन टाइप इनॉल। रीजन अच्छे से समझेंगे, मतलब समझ में आ रहा है। क्राउडिंग यहां जहां इनॉलिक कंटेंट घट रहा है और यहां क्राउडिंग की वजह से इनॉलिक कंटेंट बढ़ रहा है, ये बात पकड़ में नहीं आ रही सर। वहां तो मैंने समझाया है, फिर से भी मैं एक बार रिलेट कर दूंगा, पहले यहां देखते हैं। ये तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, इसका इनॉलिक कंटेंट क्राउडिंग बहुत ज्यादा नहीं है, ना के बराबर है, बहुत ज्यादा तो नहीं कह सकते, और मोनोकीटो कंपाउंड एल्डिहाइड है। इसका इनॉलिक कंटेंट किताब कहता है कि 1.4 इंटू 10 टू द पावर -2%, 1.4 इंटू 10 टू द पावर -2%, बहुत कम है। मोनोकीटो में कम होता ही है। सर मोनो कार्बोनिल ग्रुप तो यहां भी है, लेकिन इसका इनॉलिक कंटेंट 95% हो गया, क्योंकि रीजन यहां थोड़ा अलग हो गया। रीजन सुनते हैं मन लगाकर। बच्चे ये बताओ इस कार्बन की क्या हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन। सर 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, एक हाइड्रोजन 3 सिग्मा, और ये वाला कार्बन 4 सिग्मा। तो सर 4 सिग्मा, तो यहां हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। तो जब sp3 है दोस्तों, तो हर 2 बॉन्ड के बीच में एंगल क्या होना चाहिए, 109 डिग्री 28 मिनट्स। तो उस हिसाब से दोस्तों ये वाला एंगल क्या होना चाहिए आपका, ये होना चाहिए आपका 109 डिग्री 28 मिनट्स। मानते हैं आप? ठीक, ये एंगल। अब देखो ये ग्रुप बहुत बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है, बड़ा है ना। तो 109 डिग्री 28 मिनट्स जब एंगल होगा तो ये थोड़ा स्ट्रेन फील कर रहा है। भाई 2 ग्रुप बड़ा है, 109 डिग्री 28 मिनट्स है, आप सोचो बड़े ग्रुप हैं, 109 का एंगल है, स्ट्रेन फील कर रहा है। तो ये थोड़ा स्ट्रेन कब रिलैक्स होगा, जब थोड़ा ये एंगल बढ़ जाएगा। बड़े ग्रुप है, बल्कि ग्रुप थोड़े दूर चले जाएंगे, एंगल दोनों के बीच में बढ़ेगा, तो क्राउडिंग थोड़ी रिलैक्स होगी, है ना। तो अब ये sp3 से इसने कर लिया sp2। बोलो
sp3 से कर लिया sp2, तो sp2 करने से क्या हो गया, यहां अब जो एंगल आ गया वो 120 डिग्री हो गया, 120। तो अगर ये अल्फा एच हटकर इनॉल बनाता है तो हाइब्रिडाइजेशन इसकी कितनी हो जाएगी, sp2, तो एंगल यहां क्या हो जाएगा, एंगल बताइए आप सर, एंगल यहां हो जाएगा आपका 120। तो कौन नहीं चाहेगा कि हमारा एंगल 120 हो जाए, क्राउडिंग को कम करें, क्राउडिंग अगर है तो थोड़ा सा रिलैक्स हो जाए, स्ट्रेन कम हो जाए, इसलिए तुरंत चाहता है कि हम कीटो से इनॉल बना लें, और इस वजह से इसका इनॉल का परसेंटेज बहुत ज़्यादा होता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको ध्यान रखेंगे। तो डेफिनेटली इन दोनों में इनॉलिक कंटेंट सेकंड का ज़्यादा है, फर्स्ट का कम है। ठीक है, फिर से एक बार जरा इसको रिलेट कर दीजिए सर फिर से। ठीक है, देखो भाई यहां का कहानी अलग है, sp3 था ना sp3, हाँ, अब sp3 में यहां एंगल 109 था ना, ठीक है, लेकिन अगर जैसे ये इनॉल बनाता है तो ये sp2 हो जाएगा। अब sp2 होगा तो ये तीनों कार्बन एक प्लेन में आ जाएगा, आएगा ना, आ गया। अब एक प्लेन में ये तीनों बल्कि ग्रुप हो, उससे बेहतर था कि वो प्लेन से बाहर हो ताकि क्राउडिंग कम हो। इस वजह से यहां से यहां इनॉल नहीं बनाना चाहेगा, जबकि यहां से यहां इस केस में इनॉल बनाना चाहेगा। तो मैंने इनॉलिक कंटेंट पे काफी क्वेश्चन लिया है, मुझे लगता है कि आपको समझ में आया होगा। आप इन सारे क्वेश्चंस को अच्छे से देखें, एक बार दो बार वीडियो को आगे पीछे करके देखें, है ना, और एक एक क्वेश्चन को लिख लिख कर सोचें। अगर इतना आप करते हैं तो आपका इनॉलिक कंटेंट में मुझे नहीं लगता कि फिर कोई समस्या होगा, अगर कंसेप्चुअली आप अच्छे से देखेंगे। हर बुक का, हर क्वेश्चन पेपर का होपफुली क्वेश्चन आपसे बनना चाहिए। हाँ, मैं थोड़ा सा समय और लूँगा, आज की क्लास थोड़ी लंबी हो गई है, क्योंकि इनॉलिक कंटेंट मैं चाहता था कि एक ही क्लास में कवर हो। पर एक चीज़ और अभी मैं लेना चाहूँगा, वो है क्या, आपको याद होगा मैंने एक चीज़ बोला था, आपको बताएंगे, बताया नहीं है, किस प्रकार सॉल्वेंट इनॉलिक कंटेंट को इफेक्ट करता है। ये हमने डिस्कस नहीं किया, आपसे अभी करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूं। तो दोस्तों जरा हम देखें, इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट ऑन इनॉलिक कंटेंट। सॉल्वेंट किस तरह से काम करता है, एक एग्जाम्पल के जरिए डील करते हैं। आप इस क्वेश्चन से तो, इस कंपाउंड से तो भली भांति परिचित हो गए होंगे, एसिटाइल एसीटोन, हो गए ना। इसका अगर हम बात करें तो इनॉलिक कंटेंट कितना होता है दोस्तों, बताइए आप ही। ये तो सर अब याद हो गया है सर, इतनी बार ये हुआ, 76%। ठीक है, लेकिन कुछ समझने की बात है। क्या ये 76% इनॉलिक कंटेंट होता है, इसका इनॉलिक कंटेंट 76%, तब जब ये खुद लिक्विड फेज में हो। ठीक है, अगर आप इसका इनॉलिक कंटेंट वाटर में लेते हैं, वाटर में सॉल्वेंट, देखिए आप वाटर लेंगे अगर, तो ये 16% हो जाएगा इसका इनॉलिक कंटेंट। ठीक है, और अगर आप इसको हेक्सेन में लेते हैं, या अगर हम बोले गैसियस फेज में लेते हैं, तो आपका इनॉलिक कंटेंट इसका 92% हो जाता है। समझ रहे हैं आप? तो इसी रीजन को समझना है। अच्छा, एक बात और बताना चाहेंगे, हमने इनॉलिक कंटेंट कंपेयर किया सारे क्वेश्चंस में, काफी क्वेश्चंस किए, वो सारे इनॉलिक कंटेंट तब है, ये लाइन ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो सारे इनॉलिक कंटेंट जो भी वैल्यूज हमने लिखी है सारे कंपाउंड्स की, वो तब है जब हमने उनको लिक्विड फेज में लिया है। याद रखिएगा, अगर हम पानी में लेंगे
या गैसियस फेज या हेक्सेन में लेंगे तो उनका परसेंटेज कुछ और हो जाएगा। तो हम एक क्वेश्चन लेकर आपको बता देते हैं कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है। ठीक है, अब दोस्तों देखिए, ये जो कंपाउंड है, ठीक है, इसका आपने इनॉल बनाया, बहुत बार हो चुका ये बात डिस्कशन। कंटेनर में और भी मोलेकल होंगे ना मोलेकल, चलो और भी मोलेकल हैं, ऐसे ले लीजिए, और भी मोलेकल हैं। मान लीजिए हमने ऐसे इसी चीज को ऐसे लिख लिया, लिख सकते हैं, हमने इसका भी इनॉल बना लिया, यही कंपाउंड इनॉल, कंटेनर में बहुत सारे मोलेकुल, एक का इनॉल दूसरे का इनॉल ऐसे बना लिया। ठीक है, अब समझते हैं। अब इसका इनॉलिक कंटेंट 76% क्यों था, याद करिए, क्योंकि रेजोनेंस स्टेबलाइज था, एसिडिक नेचर अल्फा हाइड्रोजन का ज्यादा था, वो सब तो ठीक है, पर एक चीज और था जो आप याद होगा, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था। समझिएगा, इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा था, ये अपना इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, ये अपना इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, तो इनॉल की स्टेबिलिटी बढ़ रही है, इस वजह से इसका इनॉलिक कंटेंट 76% है। ये स्थिति तब है जब हम लिक्विड फेज ले रहे हैं। अब जैसे वाटर आया, वाटर, ठीक है, तो वाटर क्या करेगा, वाटर खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा। तो वाटर जो होता है ना, वो इसके कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज करता है, कीटो फॉर्म को। कैसे, अब वाटर आया तो वाटर ने H2O ऐसे लिख लेते, OHH, ठीक है, ये वाटर जो है इसने इसके साथ क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिया, H2O क्या कर लिया, हाइड्रोजन बॉन्ड कर लिया। तो क्या कर रहा है ये, इसके कीटो फॉर्म को स्टेबलाइज कर रहा है। कौन, वाटर। वाटर नहीं रहेगा, वाटर नहीं है, ये खुद लिक्विड फेज में है, तो क्या इसके कीटो के साथ कोई हाइड्रोजन बॉन्ड बना पाएगा, नहीं। लेकिन अगर वाटर है तो ये इसके कीटो के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया, कीटो को स्टेबलाइज किया। तो जब कीटो ज्यादा स्टेबल हुआ तो डेफिनेटली कीटो का परसेंटेज बढ़ेगा, तो इनॉल का परसेंटेज घट जाएगा। तो वाटर में चूंकि कीटो ज्यादा स्टेबलाइज हो रहा है, इसलिए इनॉल का परसेंटेज सिर्फ 16% है, समझ रहे होंगे आप। लेकिन जब वाटर नहीं है तो ये खुद में अपना इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड जो बना रहा है वो इनॉल बना रहा है, कीटो तो बना नहीं पा रहा है, तो इनॉल का परसेंटेज बढ़ गया। लेकिन अब सवाल उठता है कि लिक्विड फेज में 76 है और 92% हेक्सेन या गैसियस फेज में, इसका क्या मतलब है। आप जानते हैं कि गैसियस फेज में मोलेकुल्स दूर होते हैं, पता है ना आपको, गैसियस फेज में मोलेकुल्स दूर होते हैं। या हेक्सेन, अगर कोई ऐसा सॉल्वेंट लाते हैं, कोई ऐसी चीज लाते हैं जिसको दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं करना, या तो हम गैसियस फेज लें जहां मोलेकुल्स खुद दूर हैं, या कोई ऐसा सॉल्वेंट लाए जो दो चीजों को थोड़ा दूर करे और वो खुद अपने आप उसमें इंटरफेयर ना करे। ये कहानी यहां है। तो उस केस में एक का कंपाउंड और दूसरा कंपाउंड दूर दूर है, तो ये अपना इनॉल बना रहा है, ये अपना इनॉल बनाया, ये अपने में खुश, ये अपने में खुश, इसका 92% हो गया। ठीक है, लेकिन जब गैसियस फेज नहीं लेंगे, जब हम लिक्विड फेज लेंगे, तो क्या होगा दोस्तों बताइए आप। तो ये दोनों मॉलिक्यूल थोड़े नजदीक आ जाएंगे। कौन, ये इनॉल और ये इनॉल थोड़े नजदीक आएंगे। तो जब ये इनॉल और ये इनॉल थोड़े नजदीक आएंगे, तो अब इन दोनों के बीच में इसके बीच में भी इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की पॉसिबिलिटी हो जाएगी, इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी हो जाएगी। समझ रहे हैं आप बात को। तो इस वजह से जब इन दोनों के बीच में इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की पॉसिबिलिटी यहां होगी, तो ये जो इंट्रा वाला कुछ बॉन्ड है वो टूटने लगेगा, इंट्रा वाला कुछ बॉन्ड टूटने लगेगा, तो वापस फिर ये इनॉल कुछ कीटो में बदल जाएगा, वापस इनॉल कुछ कीटो में बदल जाएगा, जिस वजह से इसका परसेंटेज 92 से घट के 16 हो जाएगा। मैं एक बार जल्दी में बता दूं फिर से आपको। कीटो से इनॉल बनाया आपने, इनॉल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रहा है इंट्रामोलेकुलर, ठीक है। लेकिन जब हम वाटर लेते हैं तो
वाटर खुद हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। किस फॉर्म के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है? कीटो के साथ ही बना लेता है। डबल बॉन्ड ओ कीटो का जो है उसके साथ वाटर जो है हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है, तो कीटो को वो स्टेबलाइज करता है। तो जब कीटो स्टेबल होगा तो कीटो का परसेंटेज बढ़ेगा और उस केस में इनॉल घटेगा। तो इस वजह से इनॉल वहां सिर्फ 16% हुआ। लेकिन जब हम गैसियस फेज या हेक्सेन लेते हैं तो वहां एक तो वाटर वाली बात नहीं हुई कि वाटर जाके उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना रहा है, वो नहीं हुआ। दूसरा, जो एक इनॉल है और जो दूसरा इनॉल है, इनॉल और इनॉल, ये दोनों थोड़े दूर दूर हो गए। तो उस केस में एक का इनॉल दूसरे के इनॉल को इंटरफेयर नहीं करेगा, प्रभावित नहीं करेगा। बात समझ रहे हैं आप? तो ये अपना में खुश इनॉल बनाकर, वो अपना में खुश इनॉल बनाकर, तो 92% हो गया, काफी ज्यादा। लेकिन अगर इसी को हम लिक्विड फेज में लेते हैं तो वहां क्या होगा? लिक्विड फेज में अब थोड़े मोलिक्यूल्स नजदीक आ गए तो एक का इनॉल और दूसरे का इनॉल आपस में इंटरफेयर करेगा। इसका O, इस इनॉल का O और इस इनॉल का ये O के साथ जुड़ा हुआ H, ये इंटरमोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने लगेगा, जिस वजह से इंट्रामोलेकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड के कुछ चांसेस जो थे वो टूटेंगे तो ये इनॉल फिर वापस लौट कर कहां जाएगा? कीटो में। तो कुछ इनॉल जो यहां था वो कीटो में कन्वर्ट हो गया। तो इस वजह से इनॉल का परसेंटेज घट गया। तो मैंने आज आपको इनॉलिक कंटेंट डील किया है, आप में होपफुली इसको समझ गए होंगे। टॉटोमेरिज्म की ये जो क्लास थी इसको आपने अच्छे से देखा होगा। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें, बार बार रिवाइज करें। अगर इसको करते हैं तो आपको तकलीफ नहीं होगी। टॉटोमेरिज्म में इनॉलिक कंटेंट में सारे क्वेश्चंस बनेंगे आपसे। मुझे लगता है कि एक क्लास और लगेगा, नेक्स्ट क्लास में हमारा टॉटोमेरिज्म खत्म हो जाना चाहिए। और अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो इसको आप बहुत अच्छे से शेयर कीजिए। शेयर बहुत ज़रूरी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। इसको लाइक तो ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको और जो वीडियोज़ हैं उसको प्राप्त करने में कहीं कोई तकलीफ़ नहीं हो। चलिए मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में। थैंक यू।